2026 में एक रिसेशन आ सकता है। अपने बड़े खर्चों को रोक दीजिए। सबसे बड़ी बात, अपनी नौकरी के बारे में बहुत पॉजिटिव हो जाइए। पैसा अगर मुझे सेव करना है तो मैं स्टार्ट कैसे करूं? आपके सैलरी के आते ही पहले ही 20% निकाल कर अलग एक अकाउंट में रखिए। अब मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए जोड़ लिए, आप मुझे 3 तरीके बता दीजिए कि मैं उन्हें इन्वेस्ट कैसे कर सकती हूँ। 20,000 इन FD, 20,000 इन म्यूचुअल फंड्स, 20% किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके आप स्टॉक से लीजिए। एक ETF है, एक SGB है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये हैं क्या क्या और दोनों में डिफरेंस क्या है? गोल्ड बार खरीदना इज अ बेटर आइडिया। क्या गोल्ड हमारी स्टडी इनकम का सोर्स हो सकता है? अगर आपने बहुत सस्ती दरों पे गोल्ड लिया हुआ है और कल को गोल्ड बहुत बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली इट विल ऐड टू योर नेट वर्थ। गोल्ड लोन लेना इज सेंसिबल। अगर आपका बहुत पुराना गोल्ड है और आज उसकी वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है और आप उसको जाके प्लेज कर देते हैं तो आई थिंक दैट इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। व्हाट डू यू थिंक, बचाना पैसा ज्यादा डिफिकल्ट होता है या उसे इन्वेस्ट करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है? बचाना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। गोल्ड ज्वेलरी आज के जमाने में एक एसेट है या फिर लायबिलिटी है? नहीं, ज्वेलरी तो एसेट ही रहेगा। हाँ, पर वो एसेट में इम्प्योरिटी मिली हुई है और मेकिंग चार्जेस मिलेंगे। दोस्तों से पैसे उधार लेना इज गुड आइडिया और बैड आइडिया? अगर आपको इंटरेस्ट फ्री दे रहे हैं तो इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। और दोस्तों को पैसा उधार देना इज इट अ गुड आइडिया और अ बैड आइडिया? अब दोनों सवाल क्योंकि एक जैसे हैं, अगर आप दोस्ती बिगाड़ना चाहते हैं तो दोनों काम करते रहिए। 2026 में पक्का सेविंग करनी है। इफ दैट इज योर प्लान देन यू आर एट द मोस्ट करेक्ट प्लेस। वेलकम टू हाई बाय निहारिका। ये एक नया पॉडकास्ट है। अगर आप यहाँ नए हो तो हाय, आई एम निहारिका। सब्सक्राइब कर लो, यहाँ तक आ गए हो तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। बहुत ही मजेदार और यूजफुल पॉडकास्ट आपको यहाँ मिलने वाले हैं। देखो, होता क्या है ना, हम लोग हर साल प्लान बनाते हैं कि इस साल तो बहुत सारी सेविंग करेंगे। कई बार ऐसा हो पाता है और कई बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। सब लोगों ने प्लान बनाए थे कि यार 25 और 30 साल के होने तक हम लोग गाड़ी ले लेंगे, घर ले लेंगे, लेकिन असलियत ये है कि महीने के एंड तक सैलरी भी चल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आपकी ये सारी परेशानियां हम इस पॉडकास्ट में दूर कर देंगे। आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में एक फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। वी हैव शरद कोहली विद अस। वो आपके सारे डाउट्स, आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर कर देंगे। बस आखिरी तक इस पॉडकास्ट को देखना और साथ में पेन और पेपर ले लो, नोट्स बनाते हुए चलना। वेरी वेरी वेलकम। थैंक यू सो मच निहारिका। How are you? वेरी वेल। आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा ग्रीटिंग्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। सबसे पहले तो आप मुझे बहुत इजी तरीके से बता दीजिए कि पैसा अगर मुझे सेव करना है तो मैं स्टार्ट कैसे करूं? वो माइंडसेट क्रिएट करने की जरूरत है या एक जो होता है ना कि यार अब से मैं सेविंग करूंगा, एक डेट डिसाइड कर ले और उसके बाद डेडिकेटेडली लग जाए? आपने जो कहा कि एक डेट डिसाइड कर लेते हैं, वो डेट कभी आती नहीं है और मेरे ख्याल यहीं से आपका सवाल भी निकल के आ रहा है। हाँ। तो सबसे आसान तरीका, हाँ। और जो तरीका बिल्कुल यूनिक है, कम लोग इसको बताते हैं, वो मैं आज आपको बता देता हूँ कि सेविंग को आप खर्च मान लीजिए। ओके। जैसे ही आपकी सैलरी या इनकम जहाँ से भी आप कमाते हैं, जैसे ही वो बैंक को हिट करे तो पहले तो एक और बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। उसमें से आते ही 20% निकाल के दूसरे बैंक में रख दीजिए। अब आप कहेंगे कि सैलरी तो पहले ही कम होती है और आप उसको 80% कर दे रहे हैं, क्योंकि 20% जब आप निकाल देंगे तो यू विल ओनली बी लेफ्ट विद 80%। एब्सोल्युटली। बट सो बी इट, अगर है तो है, बिकॉज सेविंग ऐसे ही हो सकती है। सेविंग का अमूमन जो अर्थ माना जाता है कि आपके खर्च करने के बाद जो आपके पास बचेगा वो सेविंग है। पर मेरा फॉर्मूला दूसरा है और यही फॉर्मूला लॉन्ग टर्म में आपको काम आएगा कि आपके सैलरी के आते ही पहले ही 20% निकाल कर अलग एक अकाउंट में रखिए, उसको वहाँ जुड़ने दीजिए। उसका क्या करेंगे वो एक अलग बातचीत है, पर पहले क्योंकि आपका सवाल ये था कि सेविंग का करने का माइंडसेट कैसे बने और सेविंग कैसे करी जाती है, सो दिस इज द बेस्ट। सो यू लर्न टू मैनेज विद ओनली 80% ऑफ योर इनकम। क्या यही डिफरेंस होता है कि जो लोग पैसा बचा लेते हैं और जो लोग पैसा नहीं बचा पाते हैं? क्योंकि हम लोगों की ज़रूरतें आजकल अनंत हो चुकी हैं। हमें सब कुछ चाहिए। हमें वीकेंड्स पे पार्टी भी करना है, वीकडेज में मन नहीं है, खाना नहीं बनाना है, हम ऑर्डर कर लेंगे खाना, या फिर आज मन अच्छा नहीं हो रहा है, आज ना एक कॉफ़ी पीने चलते हैं। सो वी हैव सो मेनी खर्चास कि हम हर रोज़ एक नया खर्चा खड़ा कर लेते हैं, नहीं भी होता है तो। और फिर हम लोग कहते हैं यार इस महीने ज़्यादा पैसा खर्च हो गया, सेविंग नहीं कर पाए। इसीलिए तो मैंने कहा कि अगर आप सेविंग वो सोच रहे हैं जो बाद में बचेगा, तो बचेगा तब ना, वो बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैंने सेविंग को एक खर्च मानिए। इसको हम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की दुनिया में निहारिका एक और तरीके से कहते हैं, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ओके। ये आप अपने आप को एक तरह से पे कर रहे हैं।
तो अगर आप अपनी इनकम के 80% में गुजारा करना सीख जाएंगे, और अब आप ये कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग निहारिका अमीर बने हैं, जितने भी लोग रिच बने हैं, वेल्दी बने हैं, उनका अगर आप उनकी हिस्ट्री निकाल कर देखें और उसको डीप डाइव कर कर देखें, तो आप एक कहावत होती है यहाँ पर इंडिया में, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, ओनली मनी कैन पुल मनी। आपके पास अगर पैसा है तभी आप अमीर बन पाएंगे। हाँ, 2 एक्सेप्शंस हो सकते हैं, या तो लॉटरी निकल आए आपकी, या फिर कोई आपको वसीयत में बहुत मोटा पैसा देके चला जाए, बट दैट परसेंटेज इज वेरी वेरी मिनिमल, उसको मैं काउंट नहीं करता। तो अगर आप अपने पैसे से अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसा बचाना पड़ेगा, वही पैसा आपको एक दिन वेल्दी बना देगा, वही पैसा आपको अमीर बना देगा, क्योंकि उस पैसे को जब आप, अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट में भी निहारिका फर्क है। ये जो मैंने बताया ये तो सेविंग है, खाली सेविंग करके कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, सेविंग करके एक आपका कॉर्पस बन जाएगा, एक आपका पैसा इकट्ठा हो जाएगा, पर वो पैसा तो फिर पड़ा रहेगा। सेविंग्स अकाउंट तो आपको 3-3.5% रिटर्न देते हैं, अब तो हो सकता है और भी कम हो जाए आने वाले टाइम, कोई बैंक तो 2.5-2.5% ही दे रहे हैं। तो वो पैसा पड़ा रहेगा, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। द नेक्स्ट स्टेप इज दैट स्टार्ट इन्वेस्टिंग दैट मनी। उस पर हम अभी आएंगे, आई एम श्योर आपके क्वेश्चंस की लिस्ट में वो भी शामिल है। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या होता है, और सेविंग से इन्वेस्टमेंट की तरफ कैसे जाएं। बट बिफोर यू गिव मी दैट आंसर, आई वांट कि जितने भी व्यूअर्स हैं, आप अपना पहला पॉइंट अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, पे योर सेल्फ फर्स्ट। आपको अपनी सैलरी जितनी भी मिल रही है, 10,000 रुपये मिल रही है, तो 8,000 आप अपने खर्चे के लिए रखिए और 2,000 सेव कर लीजिए। दिस इज द फर्स्ट एडवाइस कि धीरे धीरे करके आप कैसे अमीर बनेंगे। और आपने जब पे योरसेल्फ फर्स्ट दोबारा कहा ना, हाँ, तो मुझे दिमाग में यह आया कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सैलरी और किसको मिल रही है, हमें तो, हमारे नाम से तो पे स्लिप है, हमें ही तो मिल रही है। हकीकत में आपको नहीं मिल रही। मैं बताता हूँ वो किसको मिल रही है। वो मिल रही है आपके बच्चों के स्कूल को, वो मिल रही है आपके ग्रोसरी वाले को, वो मिल रही है आपके किराए मकान मालिक को, वगैरह वगैरह। ये आपको कहाँ मिल रही है? वो तो आप तो सिर्फ एक कॉन्ड्यूट है, आप तो चैनल है, आपके पास आके वो आगे निकल जाती है, और कब खत्म हो जाती है मालूम नहीं पड़ता। पे स्लिप जरूर आपके नाम दिखाई देती है, बट दैट यू आर नॉट पेइंग योरसेल्फ। तो वो पे योरसेल्फ फर्स्ट जो है वो पहला कदम है। अब जब आप सेव करते जाएंगे तो वो पैसा तो इकट्ठा होता जाएगा, पर वो वेल्थ के रूप में इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, कि आपको अब इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्ट करने के लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी है जितनी मेहनत आप अपनी नौकरी के लिए, अपने काम धंधे के लिए करते हैं। इफ यू वांट योर मनी टू वर्क फॉर यू, यू शुड वर्क फॉर योर मनी फर्स्ट, बिकॉज इट्स योर हार्ड अर्न्ड मनी, आपका खून पसीने की कमाई है। अगर आपने उसको बहुत कैजुअली इन्वेस्ट कर दिया, किसी दोस्त के कहने से, किसी रिश्तेदार के कहने से, किसी पड़ोसी के कहने से, किसी ऑफिस में कॉलीग के कहने से, आई थिंक आप अपने खून पसीने की कमाई के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है कि वो आपको बहुत रिटर्न दे जाए, पर ज़्यादा चांस इसके हैं कि वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, हो सकता है आपको लॉस भी कर जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि अपने पैसे के लिए लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। सो पीपल शुड वर्क। और मेहनत से मेरा मतलब क्या है, कहीं भागदौड़ नहीं करनी है। आजकल तो सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप खूब रिसर्च करिए, आराम से, बिल्कुल सोच समझ के। जब आपको कोई मिल भी जाए ऑल्टरनेट, उसको और वेरीफाई करिए, किसी से, फिर किसी से पूछिए कि क्या आपने इसमें कभी इन्वेस्ट किया है, फिर किसी दूसरे से पूछिए। तो जब आप पैसे को 1-1.5 महीना लगा के, जब वो पैसा इकट्ठा हो गया, तो ये नहीं कि इकट्ठा हो गया तो आप उसको अगले दिन कर दिया, उसको 1-1.5-2 महीने पड़े रहने दीजिए। आप उसको देखिए, पूछताछ करिए, इन्वेस्टिगेट करिए, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक टैगलाइन हुआ करती थी, मुझे लगता है बहुत सोच समझ के उन्होंने टैगलाइन निकाली। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे ग्रो करने लगेगी। और अगर वो ग्रो करने लगेगी, हालांकि इन्वेस्ट आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिए। वी आर नॉट गिविंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस, हम तो आपको फंडामेंटल्स बता रहे हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो इसलिए जब भी बहुत ज्यादा किसी इन्वेस्टमेंट पर निहारिका रिटर्न दिखाई दे, तो आपके दोनों कान खड़े हो जाने चाहिए। Too good to be true is not true. Exactly. It may not be true. Okay. Sometimes it is true, but most of the time it is not true. तो इसलिए एवरेज रिटर्न किसी भी इन्वेस्टमेंट पर, मैं एक बेंचमार्क बता देता हूँ जो कम लोग बताते हैं। अगर आपको 12-15% से ज़्यादा किसी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न आ रहा है, खुश होने की बात है और पार्टी करने की बात है, बट आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। दिस मीन्स दैट द रिस्क in that investment is very very high.
उसमें मतलब आपका पैसा, या मैं इसको सीधी बात करूं तो पैसा डूबने के चांसेस हैं। तो इसलिए बी सेटिस्फाइड विद अ रीजनेबल रिटर्न। और दूसरा मंत्र क्या है कि लोगों में पेशेंस कम है आजकल निहारिका, खासकर जो हमारी जेन जी है, मिलेनियल्स है, तो बहुत कम पेशेंस है। दे कांट वेट फॉर टू लॉन्ग फॉर एनीथिंग, उनको बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए। तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट में तो लॉन्ग टर्म इज द मैजिक। अगर आप लंबे वक्त तक बने हुए हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा काम करेगी। और किसी बेकार इन्वेस्टमेंट में नहीं, लंबे वक्त तक अच्छी इन्वेस्टमेंट में। इनफैक्ट आजकल जैसे गोल्ड और सिल्वर जगह जगह चर्चा में है, और पिछले कुछ सालों में गोल्ड सिल्वर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। पर वहाँ अभी भी मैं यही बोलता हूँ कि आप अगर लॉन्ग टर्म रहेंगे तो यू विल बी एबल टू जनरेट द बेस्ट रिटर्न आउट ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट। सो लॉन्ग टर्म इज द गेम। तो ये पहला कि आपने सोच समझ कर करना है, दूसरा कि जहाँ बहुत ज़्यादा रिटर्न आ रहा हो उससे बचना है, और तीसरा आपने लॉन्ग टर्म करना है। एंड इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, बिकॉज यू कैन ऑल्सो आस्क मी द क्वेश्चन निहारिका, कि क्या सही वक्त होता है इन्वेस्ट करने का, कौन सी एज सही होती है, या क्या ये 2026 सही है, 2025 सही था, वगैरह वगैरह। सो देन फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। आप उस बस में, उस ट्रेन में कभी भी सवार हो सकते हैं अगर आप लंबी यात्रा कर रहे हैं। अगर आप छोटे वक्त के लिए कर रहे हैं तो फिर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, और वो सवाल आपको लॉस की तरफ भी ले जा सकते हैं, वो सवाल आपको रिटर्न दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, आप फंस भी सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसी बीच मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद आई कि हम लोग देखते हैं कि एक बार बीच में समय आता है ना कि जब सारे स्टॉक्स जो होते हैं उनके प्राइसेस गिरने लगते हैं, स्टॉक मार्केट नीचे जाने लगता है, और लोग बहुत हड़बड़ा जाते हैं कि लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, मैं अपनी एसआईपी भी बंद कर दूंगा, रिटर्न्स आने बंद हो गए हैं, मैंने अगर किसी शेयर में पैसे लगाए हैं मैं उसको भी बेच देता हूँ, क्या पता 1000 रुपये का था अब 800 का हो गया, कल को वो 500 का ही रह जाए, और डूबता चला जा रहा है। तो क्या उस समय पर हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जब स्टॉक मार्केट एक्चुअली डिप कर रहा है? क्या हमको थोड़ा पेशेंट होने की ज़रूरत है, या फिर अगर हम पैसा निकाल के उसको और किसी बेहतर जगह लगा सकते हैं, दैट वुड बी अ गुड आइडिया? बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुखती रग पर हाथ रखा है, क्योंकि पिछले एक साल में आप देखें तो बहुत सारे एसआईपी के जो कस्टमर्स थे उन्होंने अपना अकाउंट बंद करा दिया। जब सितंबर 2024 से लेके सितंबर अक्टूबर 2025 तक स्टॉक मार्केट गिरती रही, तो म्यूचुअल फंड्स, उनकी वैल्यूएशंस कम हो गई। जो रिटर्न लोगों ने 2020 के बाद देखा था और 2024 तक देखा, सडनली उन्होंने तो मंदी देखी नहीं थी, दे हैड नॉट सीन दैट करेक्शन। आई थिंक पेशेंस की कमी है, और जो रूल मैंने बताया लॉन्ग टर्म का, आप उस रूल को नहीं देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ऐसे फेसेस तो निहारिका आएंगे ही आएंगे। वो मार्केट ही क्या जो खाली एक ही डायरेक्शन में जाए। मार्केट की तो खूबसूरती यही है कि कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी थोड़ी ऊपर, कभी थोड़ी नीचे, कभी फ्लैट। तो मार्केट हैज़ गॉट मैनी कलर्स। तो आपको सब कलर, अगर आप लॉन्ग टर्म में हैं तो आपको सब कलर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप 10-15 साल के लिए हैं तो आपको मार्केट की तेज़ी भी कभी ना कभी दिखाई देगी, कभी ना कभी बहुत मंदी भी दिखाई देगी, कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग दिखाई देगा, कभी कभी ऐसे लगेगा वाओ दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव मेड, और कभी कभी बिल्कुल फ्लैट दिखाई देगी, तो कुछ हो ही नहीं रहा, काफ़ी महीने हो गए यार वहीं के वहीं खड़ी हुई है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द स्टॉक मार्केट्स, एंड आई थिंक एनी मैच्योर इन्वेस्टर हैज़ टू अंडरस्टैंड दिस ब्यूटी। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप फिर किसी साल, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट, जो आपने कहा कि लोग हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में बेच देते हैं, मुझे लगता है वो फिर पेशेंस की कमी है और मैच्योरिटी की कमी है या समझ की कमी है। और आज आपको और हमको सुनने के बाद आई होप कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, और आप लंबे वक्त के लिए जब बने रहेंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। अच्छा, लंबे वक्त का मतलब एटलीस्ट कितने साल होता है? देखिए, बहुत ही मुश्किल ये सवाल है। अलग अलग एसेट क्लास के लिए अलग अलग होता है। किसी ने मेरे से सवाल पूछा, अभी एक और पॉडकास्ट में मैं था 1-2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि गोल्ड और सिल्वर के लिए आप लंबा वक्त किसको मानते हैं। मैंने उनको कहा एक वक्त में मैं गोल्ड और सिल्वर के लिए 5-10 साल मानता था लंबा वक्त, आज मैं गोल्ड और सिल्वर के लिए 2 से 5 साल मानता हूँ। अब आप शेयर मार्केट्स पे आ जाइए, शेयर मार्केट्स पे मुझे लगता है 5 से 10 साल अगर आप बने रहते हैं तो आपको शेयर मार्केट कभी निराश नहीं करेगी। परंतु दैट परंतु इज वेरी इंपॉर्टेंट, द चॉइस ऑफ स्टॉक्स शुड बी वेरी वेरी रैशनल, एंड व्हेन यू आर चूजिंग योर कंपनी टू इन्वेस्ट, ये नहीं कि आप लंबे वक्त किसी बेकार से स्टॉक में रख के बैठ गए तो वो तो वहीं के वहीं खड़ा रहेगा। सो यू मस्ट चूज योर स्टॉक वेरी वेरी प्रूडेंटली, वेरी वेरी प्रैग्मेटिकली, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो रिटर्न देगा। आप, किसी ने मेरे से ये भी पूछा निहारिका, आई एम श्योर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि
कैसे चूज करें कंपनी को, हमें कैसे पता लगे। तो मैंने उसके लिए ना बड़ा एक आई हैव टेकन आउट अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल. You might laugh at this, Okay. but you know, if it's an arranged marriage, I'm not talking of a love marriage. The love marriage, you know, two people, they like each other, and you know everything else is kept aside. But when it's an arranged marriage, what do? You normally see the person, you get impressed by the looks of the person. You also want to know if that person earns decently. I'm talking of both boy and girl. उनकी family कैसी है, family background कैसा है, उनका future कैसा है, I mean what profession he or she is into. तो आगे जाके कुछ progress के, तरक्की के chance हैं कि नहीं है, उनकी reputation कैसी है, ऐसा तो नहीं somebody's got a criminal record and so आप ये सब देखते हैं ना. If you replicate this on a company, how are the promoters? How's their profit? Do they have any cases going on them? How's this sector doing? What is the future of this company? Whether it is going to grow or not grow? What is the background of this company? तो आप अगर ये सब चीज़ें देखेंगे, then you will not go wrong. And ऐसी कंपनी में if you choose to invest, तो मुझे लगता है आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न. और मैं आपको बताऊं निहारिका के जितने अच्छे रिटर्न्स शेयर मार्केट दे सकती है, अभी भी हमारे यहाँ बहुत अंडररेटेड स्टॉक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ये. जितने रिटर्न्स स्टॉक मार्केट दे सकती है, कोई भी एसेट क्लास नहीं दे सकती. और आपको एक और बात बताऊं इससे रिलेटेड, दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, मुझे अपने प्रोफेशन की वजह से, अपने कार्य की वजह से ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलने को मिलता है जो कि बहुत अमीर हैं. बहुत अमीर से मेरा मतलब जिसको हम आजकल जेनजी बोलती है स्टिंकिंग रिच, यू नो. तो बहुत सारे लोगों से मौका मिलता है बात करने का, उनसे इंटरेक्ट करने का, उनकी स्टोरी सुनने का, उनकी लाइफ में जाने का. तो उनकी जो अमीरियत है, यू नो, देयर रिचनेस बेसिकली कम्स फ्रॉम स्टॉक्स. व्हाट विल अ वेल्दी मैन हैव? You will have a lot of properties, you'll have a lot of fancy cars, you might have a lot of paintings, expensive, you might have a lot of watches, you might have a lot of jewelry, but you'll be surprised that all these assets that I named combined together, they don't match with the stocks. If today Mr. Ambani or Mr. Adani, Mr. Ambani has 10 lakh crores today, most of his wealth comprises of the stocks. I talk of Elon Musk, he's $600 billion as we talk today. And if SpaceX issue, जो IPO निकालने जा रहे हैं, अगर वो आ जाता है, he'll be a trillionaire, the first trillionaire of the world. यानी कि 90 लाख करोड़ रुपए, आज के मैं डॉलर की बात कर, 90 लाख करोड़ के वो मालिक, उससे भी शायद ज़्यादा हो जाएंगे. उनकी अगर आप ब्रेकअप करें वेल्थ का, तो उसमें ज़्यादातर शेयर्स होते हैं. होती हैं प्रॉपर्टीज़, ऐसा नहीं मैं कहता कार नहीं होती, प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, पर उनकी जो प्रोपोर्शन है वो बहुत कम होता है, ज़्यादातर स्टॉक्स होता है. तो स्टॉक मार्केट इज स्टिल, ऑल्दो देयर आर 20 करोड़ डीमैट अकाउंट निहारिका इन आवर कंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. 140-45 करोड़ हमारी आबादी है, 20 करोड़ डीम पर जो एक्टिव स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी गिनती 10% के करीब ही है. 10% से भी कम है, 5 से 10% लगाइए आप. बस इतने ही लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, या मैं यूँ कहूँ स्टॉक मार्केट को समझते हैं, या मैं ये कहूँ कि स्टॉक मार्केट को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू मानते हैं. बाकी लोग मानते हैं यार ये तो सट्टेबाजी है, ये तो जुआ है, मुझे तो समझ नहीं है, स्टॉक मार्केट मुझे समझ नहीं आती, बहुत मुश्किल है यार, उसको तो किसी से पूछ के करना पड़ता है, अपने को तो समझ आता नहीं. ये यू नो you'll hear all these statements. I think it is very underrated. And if you are choosing a good company, it can really give you a good return. अब क्या करना, वो जो 20% हम रखते जा रहे थे शुरू में, उस पैसे को आपको थोड़ा थोड़ा कर, और ये तो स्टॉक मार्केट तो मैंने एक एसेट क्लास बताई, बट अदरवाइज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो एक वेल स्प्रेड आउट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. यू शुड डिस्ट्रीब्यूट योर एसेट्स इन डिफरेंट एसेट क्लासेस. इफ आई से टुडे स्टॉक्स आर गुड, yes they are good. If I say today gold and silver are doing well, yes they are, but I would still not recommend कि आप सारा का सारा अपना पैसा उन्हीं में लगा दें. ये ठीक नहीं होता है. तो आपको अपना रिस्क को स्प्रेड करना चाहिए. और निहारिका मैं एक बात और बता दूं जो मैंने कुछ चैनल्स में बताई है, उसके लिए बहुत सारी मेरी रील्स वायरल हो रही हैं कि 2026 में इंटरनेशनली आई हैव एन इकोनॉमिक रिसर्च टीम विच आई हेड. हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स और हम लोग इकोनॉमिक पैरामीटर्स स्टडी करते हैं. उससे हमें ये लग रहा है कि 2026 में एक रिसेशन आ सकता है. तो अगर वो रिसेशन आता है तो ऐसे में तो निहारिका स्ट्रैटेजी वैसे ये होनी चाहिए कि आपको अपने रिस्क को मल्टी एसेट एलोकेशन बना देना चाहिए, यानी कि उसको रिजॉर्ट करना चाहिए. सो 20% इन लेट्स से बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, 20% इन स्टॉक्स, 20% इन म्यूचुअल फंड्स, 20% इन गोल्ड एंड सिल्वर, and maybe 20% in real estate. So you should spread your risk
सो दैट एक कोई एसेट क्लास अगर डगमगा भी जाती है और कोई ऐसी हरकत इंटरनेशनली हो जाती है जिसकी वजह से कोई एक एसेट क्लास बिल्कुल डूबने के कगार, तो एटलीस्ट यू वुड हैव स्प्रेड योर रिस्क इवनली ऑन दीज 4-5 एसेट क्लासेस। ओके, बट जहाँ हम ये सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं शरद जी, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एक्चुअली में फिनेंस की नॉलेज ज़ीरो है। हमने कोई कोर्स किया, हमने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया, डिग्री ली और हम नौकरी करने लग गए। बहुत सारे लोगों को जो नौकरी में हमारा सैलरी ब्रेकअप आता है वो तक समझ में नहीं आता है। पहली सैलरी आती तो समझ में नहीं आता है कि ये टीडीएस क्यों कटा है, या जब पहली बार टैक्स कटता है तो ये नहीं समझ में आता है कि ये टैक्स क्यों कटा है। कोई मतलब ये प्रॉब्लम एमबीए के बच्चों के साथ तक आती है जो फाइनेंस से एमबीए करके नौकरी करने जाते हैं। सो डू यू थिंक सबसे पहले तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव आना चाहिए, क्योंकि जो रियल मनी हैंडलिंग स्किल्स हैं वो हम में से किसी के पास नहीं होती है। हम लोग एक्चुअली जब पैसे कमाने लगते हैं तब फिर वहाँ से हमें सीखना शुरू करना पड़ता है कि भाई अब इस पैसे का क्या करना है। अब तो हमें हर महीने मान लीजिए 1 लाख रुपए मिलने लगे, अब हमें यहाँ से समझना पड़ेगा कि पैसे सेव कैसे करते हैं। फिर मान लीजिए हमने 2 साल लगा कर 2 लाख 4 लाख सेव कर लिए, फिर इनको इन्वेस्ट कैसे करना है, फिर इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं है। सो वी हैव अ लॉट टू लर्न व्हेन वी एक्चुअली स्टार्ट अर्निंग मनी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे देश में बहुत पुअर है और ऐसा कहा जाता है यहाँ पे पैसा कमाना आसान है, उसको संभालना मुश्किल है। आपने सुना होगा Absolutely. तो इसका यही मतलब है कि हमको वी डोंट नो हाउ टू हैंडल मनी, उसको कैसे इन्वेस्ट करना है। इनफैक्ट लोगों को तो खर्च करने की भी समझ नहीं होती, कुछ को वो स्पॉन्टेनियसली कहीं भी खर्च कर देते हैं, रैंडमली कुछ भी खर्चा पे बाद में फिर परेशान होते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, तो उसके लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है, आपने ठीक कहा। और यहाँ जो लोग कॉमर्स वगैरह लेते हैं उनको तो फिर भी कुछ थोड़ा बहुत बताया जाता है, पर जो लोग ह्यूमैनिटीज़ में या और किसी सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में जा रहे हैं, साइंस में जा रहे हैं, उनको तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पता होता। आपने बिल्कुल ठीक बात कही, ये फैक्ट है। उनको कुछ नहीं, अपनी पे स्लिप नहीं पढ़नी आती है, टैक्स कैसे कैलकुलेट हुआ ये नहीं उनको पता होता है। और चलिए वो छोड़िए, जब पैसा बैंक में आ जाता है तो ये नहीं पता उसका करने का। पर निहारिका आप एक चीज़ भूल गए कि निहारिका का पॉडकास्ट तो आज ये बता रहा है ना आपको क्या करना है। सो दैट अगर हमको और आपको लोग सुन रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आपको ये पता लगेगा कि कम से कम पैसा मुझे कितना सेव करना है, कैसे करना है, और इन्वेस्टमेंट मुझे कहाँ कहाँ करनी है। हालांकि इन्वेस्टमेंट एडवाइस बहुत पर्सनलाइज होती है निहारिका, आपकी एज के बेसिस पर, आपके रिस्क एपेटाइट के बेसिस पर आप कितना जोखिम उठा सकते हैं, आपकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है इन्वेस्ट करने का, क्या आप शादी ब्याह के लिए सेव कर रहे हैं, क्या आप मकान बनाने के लिए सेव कर रहे हैं, क्या आप गाड़ी लेने के लिए सेव कर रहे हैं, क्या आप रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं, फिर आपका एज प्रोफाइल, फैमिली प्रोफाइल कैसा है। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइस इज़ अ वेरी पर्सनलाइज्ड थिंग। सो आई फील हमें और आपको जो देख रहे हैं आज, जो सुन रहे हैं, तो उनको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस, बिकॉज वी डोंट नो कि आपकी क्या एज है। और मुझे तो आपकी बात सुन के लग रहा है बहुत सारे लोगों को तो ये प्लानिंग शब्द इन सारी चीज़ों में आता ही नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को भाई मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए हो गए हैं, तो अगर मैं 2 लाख की डाउन पेमेंट कर दूंगा तो भी मैं 15 लाख की गाड़ी ले सकता हूँ। लोगों का कैलकुलेशन ऐसा चलता है। लोगों को ये लगता है कि हाँ अब मेरी उम्र 30 साल हो गई है, मम्मी पापा प्रेशर दे रहे हैं तो अब मैं शादी कर लेते हैं। या फिर यार अब मुझे लग रहा है कि यार कितने साल रेंट पर रहेंगे, 40,000 रुपये हम रेंट दे रहे हैं, और अगर मेरी EMI मान लो 50 चली जाती तो मैं 10,000 मैनेज कर सकता हूँ, घर ले लेते हैं। इस हिसाब से लोग कैलकुलेशन करते हैं। जिस प्लानिंग की आप बात कर रहे हैं उसका तो लोगों को ज़रा भी आइडिया ही नहीं है, या फिर वो ऐसा शायद सोचते भी नहीं है। मोस्ट पीपल आई से। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। और उसके लिए मैं जो एडवाइस करता हूँ, ये करता हूँ, जैसे देश का बजट बनता है ना, हाँ। 1 फरवरी को वित्त मंत्री महोदया ही कहूँगा, अब तो बहुत साल से वही बना रही हैं, तो वो खड़े होकर बजट बनाती है। तो आपको भी ऐसा ही एक बजट अपने घर का देखिए, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है, यहाँ पर कैपिटा इनकम कितनी है, यहाँ पर ये सेक्टर कैसा चल रहा है। एट द एंड ऑफ द डे निहारिका, आप मानेंगे, हमें व्हाट मैटर्स इज कि हमारी अपनी इकोनॉमी कैसे चल रही है, मेरा अपने घर का बजट, मेरी जॉब, मेरा बिजनेस, जो भी आप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है 99% लोग घर का बजट नहीं बनाते। आपने बिल्कुल ठीक, ऐसे ही करते हैं, अब इतने पैसे इकट्ठे हो गए, चलो यहाँ खर्च कर देते हैं, अब हो गए, चलो काफ़ी लग रहा है, इतना मोटा मोटा हिसाब लगा लिया। मोटा मोटा तो हिसाब लगाते हैं सब, ऐसा नहीं है कि बिना हिसाब लगाए चलते हैं, पर वो मोटा मोटा नहीं यहाँ चलेगा। आपको बजट अपना बनाना चाहिए, प्रॉपर बजट बनाना चाहिए, और सारी फैमिली को साथ बिठा के बनाना चाहिए। जब आप बनाएंगे, जैसे ही आपकी इनकम हिट करे, आप बजट बनाइए महीने का, और उसमें से आप वेरी कर सकते हैं। ये नहीं कि मैंने कहा कि मैंने 10,000 रुपये इस बार हॉलीडे के लिए रखे, या 50,000 हॉलीडे के लिए रखे, तो 50,000 ही खर्च हो सकता है, 60 खर्च हो जाए, हो सकता है 1 लाख खर्च हो सकता है। अच्छा, बट आपने बजट बनाया होगा तो यू विल नो कि मुझे कहाँ कट डाउन करना है, कहाँ करना है। और वो जो 20% वाला रूल है
वो तो कभी मत भूलिए। अगर आपने अपने आप को पे नहीं किया तो फिर आपका गुजारा तो चलता रहेगा, ये तो पक्का। ऐसा तो नहीं है ना कि आप 20% नहीं निकाल रहे, गुजारा चलता रहेगा, बट यू विल नेवर बी एबल टू अचीव योर गोल एंड ड्रीम ऑफ बिकमिंग वेल्दी, ऑफ बिल्डिंग योर वेल्थ। तो वेल्थ क्रिएशन, और मेरे पास तो ऐसे दर्जनों निहारिका एग्जाम्पल्स हैं जहाँ लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, बचा बचा के टुडे दे आर मल्टी मिलियनियर्स, यू नो। उन लोगों ने इतना पैसा कमाया, और वो कहते हैं हमारी बचत जब हम छोटे थे तो दादी जी ने गुल्लक ला के दी थी मिट्टी की, उसमें से पैसे निकाल नहीं सकते थे, सिर्फ डाल सकते थे। फिर एक दिन मैंने अपनी गुल्लक तोड़ के मैंने ये किया वो किया। ऐसी आपको बहुत सारी स्टोरी सुनाई देंगी, बट विदाउट सेविंग it will be very difficult for somebody to become wealthy, to become rich. Otherwise आपका पैसा ही आपको अमीर बनाएगा। और बहुत आसान है इसको तो समझना निहारिका। आप कह सकते हैं कि मेरी छोटी छोटी सेविंग मुझे कैसे अमीर बना देंगी। आपको मान लीजिए आपका 4-5 लाख कलेक्ट हो गया। अब मुझे कुछ साल पहले एक शख्स मिले, उनका ऐसे करते करते 10-15 लाख कलेक्ट हो गया। उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा कहीं फ्लैट बुक करा दिया। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे मेरे पास दर्जनों के हिसाब से। छोटा सा एक फ्लैट बुक करा दिया। अब वो 15 लाख में तो फ्लैट नहीं आता, 15 लाख में बुक कराया, तो उसकी फिर आगे वो किस्त देते रहे, अपनी सैलरी में से देते। पर पहली जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी, जो लमसम किया था, डाउन पेमेंट जिसको कहते हैं, वहां से किया। यू विल नॉट बिलीव, he sold that flat for 9 crores wow. after so many years। और फिर उन्होंने जैसे ही वो 9 करोड़ रुपए बेच के आए तो उनको मैंने याद दिलाया। मैंने कहा आपको याद है कि आपने ये फ्लैट जब कितने का लिया था? कहते हैं हाँ मुझे याद है, 15 लाख मैंने उस टाइम दिए थे, और उसके बाद मैंने फिर इसको देते देते मैंने कर लिया था, और आज उसकी वैल्यू बढ़ गई वहाँ पर। तो आप जो निवेश कर रहे हैं उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, टुमारो इट कैन गिव यू एनीथिंग, बट द फर्स्ट स्टेप इज अ वेरी मेजर स्टेप विच हैज टू बी टेकन, विच पीपल मिस टेकिंग। एब्सोल्युटली, क्योंकि हम लोगों को लगता है यार इतने से क्या होगा, इतने से क्या होगा, Exactly. 1000 रुपए बचा लेंगे तो उससे क्या होगा। मगर उससे बहुत कुछ होता है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर उसी से ही सब कुछ होता है। बहुत कुछ क्या, सब कुछ होता है उसी से। हाँ, लॉटरी निकल आई है, कौन बनेगा करोड़पति जीत गए हैं, या आपके कोई आपके दादा दादी कोई एंसेस्टर आपके नाम छोड़ गए, ये लो आज 25 करोड़ की प्रॉपर्टी आज से मेरे पोते मेरे बेटे की हुई, तो वो अलग बात है। दैट इज एन एक्सेप्शन, इजंट इट? या अगर आपके पास जनरेशनल वेल्थ नहीं है तो नोट्स बनाते चलो, क्योंकि बहुत सारा काम जो आप लोग कर रहे हो, जो पैसे कमा रहे हो, उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाना है, और उसी के बाद अमीर बन पाओगे। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताइए कि मान लीजिए कि मैंने थोड़ी सेविंग्स की और मेरे पास 1 लाख रुपए जुड़ गए। ऐसा अमाउंट लेते हैं जो लोग जोड़ पाए। अब मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए जोड़ लिए। सो आपके हिसाब से आप मुझे 3 तरीके बता दीजिए कि मैं उन्हें इन्वेस्ट कैसे कर सकती हूँ कि मुझे उनकी टेंशन भी ना हो। मैं वो 1 लाख रुपए अगले 10 साल इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ। आई हैव जस्ट कलेक्टेड दैट मनी, आई हैव सेव्ड दैट मनी, एंड नाउ आई वांट टू इन्वेस्ट इट एंड फॉरगेट इट। सो you've taken a perfect amount। मैं भी जब एग्जांपल लेता हूँ तो मैं भी 1 लाख रुपए से लेके चलता हूँ, तो मैं उसके 5 हिस्से कर देता हूँ। ओके। एक ही जगह पहली बात तो मैं आपको इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। 20,000 अपनी जो वनीला इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत बोरिंग और आलसी इन्वेस्टमेंट होती है, बैंक की एफडी कर दीजिए। क्योंकि आपको लिक्विडिटी भी चाहिए होती है, कभी आपको पैसे जरूरत पड़ सकते हैं। सो 20,000 इन एफडी, 20,000 इन म्यूचुअल फंड्स। और म्यूचुअल फंड में भी आप एसआईपी के जरिए आए तो और अच्छा है, थोड़ा थोड़ा करके करें, बिकॉज मार्केट हैज़ गॉट मेनी कलर्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो आपको ऊपर नीचे मॉडरेट मिलेगी, तो आप अगर एसआईपी करके चलेंगे तो आपको वो एक एवरेज रेट अच्छा आ जाएगा। सो 20% एफडी, 20% म्यूचुअल फंड्स, 20% किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके आप स्टॉक्स लीजिए, 20% आजकल जो हॉट टॉपिक है गोल्ड एंड सिल्वर में रखिए, और 20% आप रियल एस्टेट में रखिए। अब आप कहेंगे कि साहब 20,000 रुपये रियल एस्टेट में, ये कौन सी कहाँ पर आ रही है ऐसी फ्लैट दुकान, हमें भी बता दो जो 20,000 रुपये में आती हो। यू माइट आस्क मी, सो यू विल बी सरप्राइज्ड दैट देयर इज अ प्रोडक्ट दीस डेज वेयर इवन सच अ टाइनी अमाउंट कैन बी इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट, एंड द नेम ऑफ दीज 2 products is REIT. It's called Real Estate Investment Trust. They are registered trust. And the second one is called InvIT, Infrastructure Investment Trust. इसमें आप 10,000 रुपये से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये क्या करती हैं मैं बता देता हूँ। ये क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे मान लीजिए 8-10 दोस्तों ने मिलके कोई प्रॉपर्टी ले ली, कोई ऑफिस खरीद लिया, उसको किराए पे चढ़ा दिया, फिर वो ऑफिस की कीमत बढ़ गई, उसको बेच के कैपिटल गेन भी कमा लिया। तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही चलती है। इसके ट्रस्ट के आगे एक SPV होती है जिसको हम स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं। वो इन सबसे पैसा इकट्ठा किया हुआ म्यूचुअल फंड की तरह कोई ऑफिस कहीं खरीद लेते हैं या कोई अपार्टमेंट खरीद, उसको वो किराए पे चढ़ा देते हैं, और निहारिका आपको बाकायदा रेंट सब लोगों को बांटते रहते हैं, और अगर कल को उस ऑफिस को बेच देते हैं तो उसका वो आपको कैपिटल गेन भी सब लोगों में बांट देते हैं।
So even with a small amount these days you can participate with REIT and InvIT. तो ये 5 हिस्सों में, और मैंने इसको इतने सारे एसेट क्लासेस में इसलिए बांटा कि आपका रिस्क, अगर ये रिसेशन आता है तो ऐसे में निहारिका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो यही है. वी कॉल दिस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एज मल्टी एसेट एलोकेशन. If I speak in the American English, multi-asset allocation. So this is how you allocate 20, 20, 20, 20. 5 asset classes. So इसमें क्या होगा कि अगर कोई asset class गिर जाती है, कुछ हो जाता है, तो आपकी बाकी की asset classes संभली रहेंगी, and you'll be able to get a decent return, which may not be very very high, because आप ये पूछ सकते हैं मेरे से कि अगर आज gold and silver is jumping, is shining like anything, why aren't you recommending everything in gold and silver? If you're so bullish on stock markets, and you say long-term stock markets give you excellent, why aren't you recommending everything in stock markets? Why are you contradicting yourself? आप अपने आप को अभी तो कुछ कह रहे थे, अभी कुछ कह रहे हैं. वो मैंने एसेट क्लास की तारीफ करी. गोल्ड एंड सिल्वर आज अच्छा कर रहा है, मैं भी उसकी तारीफ कर रहा हूँ कि आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है. पर आपको अपना रिस्क, नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट. आपको अपने सारे के सारे पैसे एक ही जगह नहीं रखने हैं. भले ही वो 20% रिटर्न आता शायद अगर एक ही जगह लगाते हैं, और इसमें शायद आपको 12-13% आ रहा हो, आई वुड स्टिल से 12-13% इज सेफर दैन रिस्कियर 20%, बिकॉज वहाँ पैसे डूबने की चांस बन जाते हैं. ओके, सो दिस इज अनदर थिंग दैट यू नीड टू नोट डाउन कि अपना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट ना करें. थोड़ा कम रिटर्न आए उससे सेटिस्फाइड रहे, क्योंकि अगर आपने एक ही जगह इन्वेस्ट किया और वहाँ पे अगर आपकी लुटिया डूब गई तो पूरा पैसा गया. तो इससे बढ़िया है कि थोड़े थोड़े में संतुष्ट रह ले, एकदम से सारा पैसा एक जगह लगा के रिस्क मत लीजिए. अच्छा, जहाँ हम गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहे हैं, और आपने भी ये बात बताई कि गोल्ड के प्राइसेस हम लोगों ने कभी नहीं सुने थे, 1 लाख पार हो गए, अब तो 1,35,000 के आसपास है. उसके बाद चांदी ने और अलग छलांग मारी, चांदी करीब 2 लाख पे पहुँच गई. और लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा से अपने घर में सुना है कि अभी भी बहुत सारे लोगों के माँ बाप कहते होंगे, सैलरी आती है थोड़ा पैसे बचा के 1-1, 2-2 अंगूठियाँ ले लिया करो, एक चेन बनवा लो, सोने के कुछ चीज़ें बनवा लो, बाद में काम आएंगी. तो हम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है सोने को लेकर, वो सिर्फ इतनी है कि सोने में इन्वेस्ट करना मतलब है कान के झुमके बनवा लो, गले की चेन बनवा लो, अंगूठियाँ बनवा लो. क्या यही रियल गोल्ड इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर किसी और तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता है? हुआ करता था निहारिका. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. घर के जो पुराने होते, इनफैक्ट जब बेटी विदा होती थी, माँ उसको विदा करती थी, ये ले बेटी, ये तेरे लिए एक हार बनवाया है, तेरी मुसीबत में काम आएगा, ऐसा भी कहा जाता था. और आपको पुश्तैनी हार चलते थे, कंगन चलते थे, वगैरह वगैरह, आपने खूब सुना होगा ये. अब मुझे लगता है टाइम बदल गया है. ज्वेलरी निहारिका इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा गोल्ड का एवेन्यू नहीं है. ज्वेलरी आपको इम्प्योरिटी के साथ बनता है. पहली बात तो 24 कैरेट की ज्वेलरी नहीं बन सकती है, उसकी मालिवा मुड़ जाती है. हाँ. और दूसरी बात, उसमें उसकी जो कैरेटेज लो होती है, प्लस उसमें आप मेकिंग चार्जेस देते हैं. तो ज्वेलरी जब आप, ठीक है, आप जिसने बहुत पहले ली थी, आज ज्वेलरी उसकी बहुत बढ़ गई होगी, पर जब आप बेचेंगे ना जाके, तो वो रिटर्न नहीं आएगा जो आपको आना चाहिए था, क्योंकि उसमें ये 2 चीज़ें कट गई, इम्प्योरिटी कट गई और उसमें से मेकिंग चार्जेस कट गए. सो आई थिंक now the time has come, to answer your question very precisely, that we should segregate gold into 2 parts: ornamental value and investment value. तो आपको अगर सजावट के लिए गोल्ड चाहिए, पहनने के लिए, शादी ब्याह में पहनना है, पार्टी में पहनना है, वो एक अलग रिक्वायरमेंट है. और आपको इन्वेस्ट करना है, वो अलग. पहले ये दोनों एक ही हुआ करती थी, आपने बिल्कुल ठीक कहा. पर आई थिंक इसीलिए बड़ी बड़ी ज्वेलरी कंपनीज ने, ज्वेलरी चेन्स ने अब लो कैरेटेज गोल्ड बनाना शुरू कर दिया है. 18 कैरेट, 14 कैरेट, इवन 9 कैरेट. तो आपको जब शादी ब्याह में जाना है, रील बनानी है, पिक्चर्स खिंचवानी है, आप अपना जाइए वहाँ पर जाके, और गोल्ड को वो गोल्ड पहनिए और उसको उतार के एक तरफ रख दीजिए. जो इन्वेस्ट करने वाला है वो आप बार्स में, कॉइन्स में, और आजकल जो सबसे पॉपुलर है वो ETF है. बिकॉज बार्स, कॉइन्स, देयर इज अ लिमिट. उसमें थोड़ा सिक्योरिटी सेफ्टी इशू आता है, कहाँ आप उसको संभाल के रखेंगे. लॉकर में रखना भी सेफ नहीं है. मैं बता दूं लॉकर में रखने वालों के लिए कि आप जितना लॉकर रेंट देते हैं उससे मात्र 100 गुना आपका इंश्योरेंस होता है. तो अगर आप 1,000 रुपये रेंट दे रहे हैं तो 1 लाख रुपए तक की ज्वेलरी आपके लॉकर में सिक्योर है. अगर उससे ज़्यादा रखी है, यू बी एट योर ओन रिस्क.
कल को कुछ हो जाता है तो बैंक वाले हाथ खड़ा कर देंगे कि आपको हमने 100 गुना इंश्योरेंस था, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो क्योंकि उसकी पार्किंग प्रॉब्लम है, स्टोरिंग प्रॉब्लम है, सो आई थिंक ETF इज़ अ डीमैट अकाउंट, वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी होता है गोल्ड और सिल्वर के, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें लंबे वक्त के। तो ज्वेलरी को आई थिंक एज एन ऑर्नामेंट ही देखना चाहिए। द टाइम हैज़ नाउ कम। जो आपने बात बताई लॉकर वाली, वो मैं चाहूँगी कि आप रिपीट कर दें और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उसको आसानी से समझ लें। तो अगर आज भी आप अपनी ज्वेलरी, अपना पैसा या अपने वैल्यूएबल्स बैंक के लॉकर में रखते हैं तो आपको एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है जो अब आपको बताएंगे शरद सर। आप सुन लीजिए और इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कितना पैसा, कितने वैल्यूएबल्स अपने बैंक लॉकर में रखने हैं, ये जानना ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर लॉकर आपका भरा हुआ है और आपका सब कुछ जो वैल्यूएबल है घर में सब कुछ लॉकर में रखा है तो ध्यान रखिए, मान लीजिए आपका लॉकर रेंट 2000 है, लॉकर के साइज पे होता है ना, छोटे लॉकर सस्ते आते हैं, बड़े लॉकर्स महंगे आते हैं, तो उससे 100 टाइम्स, मतलब कल को बैंक में कुछ हो जाता है, और ऐसे किस्से सुनने में आए हैं निहारिका, आपने सुना होगा, लॉकर टूट गया या कुछ नुकसान हो गया, टूटा मिला, व्हाटएवर। आई एम नॉट ट्राइंग टू अक्यूज बैंक्स बट एनीथिंग कैन हैपन। तो अगर वो लॉकर टूट जाता है, उसमें से कुछ चोरी हो जाती है, तो जितना आपने रेंट दिया है, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपका 2000 रेंट है तो मात्र 2 लाख रुपए तक के वैल्यूएबल्स के लिए बैंक जिम्मेवारी लेगा। उससे ऊपर वो आपको कुछ, आपने चाहे 20 लाख का रखा हो चाहे 25 लाख का, आप उसके आगे सिर पटकते रहे, मेरा तो 50 लाख का हार था या मेरा इतने लाख का हार था, कोई फायदा नहीं है उसका। सो देयरफॉर लॉकर इज नॉट अ प्लेस वेयर यू शुड कीप ऑल योर वैल्यूएबल्स। रख सकते हैं आप, लॉकर बना इसीलिए होता है वैल्यूएबल्स के लिए, पर आपको क्वांटम अब डिसाइड कर लेना चाहिए कि मैं कितना सामान वहाँ रखना चाहता हूँ या रखना चाहती हूँ। यू शुड बी वेरी केयरफुल। इसीलिए मैंने कहा, अगर आपकी ज्वेलरी और गोल्ड की इन्वेस्टमेंट्स आप बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, और आप बार्स ले रहे हैं, कॉइन्स ले रहे हैं, या चलिए ज्वेलरी आइटम्स ही आपके पास बहुत सारे हैं, तो आप उसको जब एक लिमिट क्रॉस हो जाए तो फिर आप इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं। जब आप देखिए, हार कोई कितने लेगा, और अंगूठियाँ और कंगन और झुमके कितने लेगा कोई, तो जब आप इन्वेस्टमेंट टेरिटरी में जा रहे हैं तो आप ETFs में मूव कर जाइए, वो सेफ है, वो डीमैट अकाउंट है और वो रेगुलेटेड है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, कभी भी बेच सकते हैं आप, कभी भी खरीद सकते हैं। सो गोल्ड एंड सिल्वर आर इन फॉर अ रन। मुझे आगे भी बुलिश दिखाई दे रहा है गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड के जो मित्र हैं, मैं आपको बता दूं, गोल्ड और सिल्वर के कुछ दोस्त हैं, और वो दोस्त किसी और के दोस्त बनना पसंद नहीं करते हैं। इंस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, डिस्टर्बेंस ऑफ पीस, अनिश्चितता, अस्थिरता, पीस का भंग होना, लड़ाई वड़ाई, ये सब चीज़ें गोल्ड को पसंद हैं, उनके दोस्त हैं। तो और जब तक ये दोस्त बने रहेंगे, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में गोल्ड ऊपर जाता रहेगा। और इन दोस्तों पे आप नज़र रखिए। और जब तक, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु मेड मनी इन गोल्ड एंड सिल्वर, निहारिका, इन द लास्ट 1 year, they can thank one person, which is Donald Trump. I think his policies, his economic MAGA or whatever he's doing, the levying of tariffs across the world, that has significantly helped gold and silver prices to rise. And why? Because that has made the central banks around the world pull out the money from American economy, in the American treasury, and park it in gold and silver. तो इसी वजह से गोल्ड और सिल्वर इतना बड़ा है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में इन सेंट्रल बैंक्स ने खरीदा है पिछले कुछ, हालांकि ट्रम्प साहब से पहले ही शुरू कर दिया, पर ट्रम्प साहब के आने के बाद तो उसकी स्पीड और बढ़ गई है। दैट इज व्हाई यू सी गोल्ड एंड सिल्वर एट द लेवल्स एट व्हिच दे आर टुडे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैं व्यूअर्स से पूछना चाहूँगी, आपने गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट किया है या नहीं किया है, हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और ये जो बात मैंने बैंक लॉकर वाली बताई, ये आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमें से बहुत सारे लोग हैं जो अगर अपने शहर में नहीं रह रहे हैं, आजकल जिस तरीके से फ्लैट सिस्टम्स आ गए हैं, तो लोगों को लगता है कि यार फ्लैट में रखने से बेहतर है कि हम अपना जितना भी गोल्ड है उसे बैंक लॉकर में डाल दें। तो अगर आप बैंक लॉकर में गोल्ड रख रहे हैं, उस वक्त आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये कुछ रूल्स हैं कि अगर आपका जो भी वैल्यू है, मान लीजिए आपने 10 करोड़ की ज्वेलरी रखी हुई है, लेकिन अगर आपके बैंक लॉकर का रेंट 1000 रुपये है तो 1 लाख से ज़्यादा का आपको कुछ नहीं मिलना है बैंक की तरफ से। अगर कुछ हो गया तो वो फिर आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा सर, अभी भी लोगों को उम्मीद रहती है कि यार इतना पैसा बढ़ गया है सोने का, चांदी का, क्या ये कभी नीचे आएगा? आज की डेट में अगर सोना 1.25 लाख है, 1,35,000 के अराउंड है, चांदी 2 लाख पे है, तो कम हो के भी कितनी कम हो जाएगी, और क्या कुछ उम्मीद है भी कि कम होगी या नहीं?
देखिए दोनों ही कमोडिटी शॉर्ट सप्लाई में है पहली बात तो। हाँ। तो पहली बात तो गोल्ड और सिल्वर के बारे में प्रिडिक्ट करना इज अ लिटिल टफ कॉल। पर जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स ने खरीदा है, गोल्ड की बात कर रहा हूँ, गोल्ड थोड़ा दोनों के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रांग है, सिल्वर थोड़ा वॉलेटाइल है। और सिल्वर का क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज़ भी है, आधा सिल्वर ऐसा माना जाता है कि इंडस्ट्री में कंज्यूम हो जाता है, सोलर बैटरी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में लग जाता है, तो ख़त्म ही हो जाता है। तो क्योंकि उसकी डिमांड कल को अगर गिर जाती है तो फिर सिल्वर का, तो सिल्वर बहुत वॉलेटाइल है। सिल्वर में थोड़ी सट्टेबाजी भी ज़्यादा होती है, गोल्ड में भी होती है, पर गोल्ड थोड़ा रिलेटिवली स्ट्रांग है। तो मैं आपको एक बेंचमार्क बता देता हूँ। जब तक सेंट्रल बैंक्स दुनिया के बेचना ना शुरू करें तब तक गोल्ड इतना डीप करेक्शन नहीं होगा। तो आपको नज़र क्या रखनी, असल में क्या है कि हमारे यहाँ निहारिका, ऑन अ लाइटर नोट आई एम सेइंग, हमारे यहाँ जो हमारे सारे माननीय फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं, हम लोग अपने देश में ही उलझे रहते हैं। पीछे बिहार इलेक्शन था तो लल्लू यादव ये कह रहे हैं, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं, हम लोग दुनिया भर की खबर नहीं रखते हैं। तो दैट्स वेयर पॉडकास्ट लाइक योर्स आर यूजफुल, कि आप अगर वैश्विक, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस इंटरनेशनल फैक्टर्स से चलती हैं, ये शादी का सीजन, अक्षय तृतीया, धनतेरस से कोई असर नहीं होता है। पहले ये मानते थे शादी का सीजन आ गया गोल्ड महंगा, ऐसा कुछ नहीं, 200-400 रुपए का फर्क पड़ता है। इंटरनेशनल मार्केट डिसाइड्स गोल्ड एंड सिल्वर। तो आपको अगर गोल्ड एंड सिल्वर का इन्वेस्टर बनना है, आपको अगर गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस ट्रैक करनी है, तो आपको इंटरनेशनल इकोनॉमी को ट्रैक करना पड़ेगा। तो आप इंटरेस्ट तो रख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में, और अपने जानकारी कन्फाइंड रख रहे हैं, लालू यादव क्या कह रहे हैं या नीतीश बाबू क्या कह रहे हैं, तो देन यू विल नॉट बी एबल टू फोरकास्ट, और यू विल नॉट बी एबल टू बी अ वेरी प्रैग्मेटिक इन्वेस्टर इन गोल्ड एंड सिल्वर। तो इसीलिए जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए, आपको कुछ फैक्टर्स बता देता हूं मैं। एक तो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग सेलिंग मैंने बोला, उस पर नजर रखिए। यूएस डॉलर पर नजर रखिए। अगर यूएस, और भारतीय रुपए के खिलाफ नहीं, भारतीय रुपए के खिलाफ तो डॉलर कमजोर, पर आप शायद कम लोग जानते हैं कि डॉलर बाकी की जो 4 मुख्य करेंसीज हैं, जापानीज येन, यूरो, ब्रिटिश पाउंड एंड स्विस फ्रैंक, इन 4 के अगेंस्ट डॉलर ट्रंप साहब के आने के बाद कमजोर हुआ है। थोड़ा नहीं, 50 साल में सबसे ज्यादा कमजोर हुआ। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई गोल्ड एंड सिल्वर हैव शॉट अप लाइक दिस। सो डॉलर पर नजर रखिए। भारतीय रुपए के खिलाफ तो डॉलर मजबूत हो रहा है, दैट इज बिकॉज शेयर मार्केट से यहाँ पैसा निकाल रहे हैं हमारे जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, FPIs एंड FIIs, दे हैव बीन पुलिंग आउट मनी, सो डिमांड ऑफ डॉलर इज देयर एंड इट इज बट अगेंस्ट इंटरनेशनल करेंसीज डॉलर हैज फॉलन। सो पहला, सेंट्रल बैंक्स पे नजर रखिए। दूसरा, आप डॉलर पर नजर रखिए। तीसरा, आप ये जो दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं उन पर नजर रखिए। रशिया यूक्रेन का युद्ध जो है वो और घमासान हो चुका है। इनफैक्ट इतना घमासान हो चुका है कि नेटो यानी यूरोप, और आज ही सुबह की खबर है, शायद पता नहीं कितने लोग इसको ट्रैक करते हैं, बेलारूस जो रशिया का दोस्त है, एक नेशन है रशिया के साथ, उसने वहाँ पर रशिया ने अपनी मिसाइल्स जो कि न्यूक्लियर हेड्स कैरी करती हैं, और उन्होंने यूरोपियन कैपिटल्स रेंज में वो मिसाइल लगा दी है। यानी कि पेरिस, बर्लिन, लंदन, वॉर्सो एंड पोलैंड, जितने भी यूरोप की कंट्रीज के कैपिटल्स हैं, मतलब वो इस मिसाइल की रेंज में हैं। उन्होंने ऐसी जगह पोजीशन कर दी है कि वो चाहें तो वहाँ पर हिट कर सकते हैं। तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं। थाईलैंड कंबोडिया की लड़ाई चल रही है, उस पर नज़र रखिए। रवांडा कॉन्गो चलिए अफ्रीका की, उन पे नज़र रखिए। अफगानिस्तान पाकिस्तान की टेंशन है, चाइना जापान की टेंशन है, चाइना ताइवान की टेंशन है, और अमेरिका और चाइना का तो कोल्ड वॉर चलता ही रहता है। तो आप इन चीज़ों पर अगर नज़र रखेंगे तो ये आपको जियोपॉलिटिकल एक इंडेक्स बन जाती है कि कितना अभी खतरा। तो जैसे जैसे खतरा बढ़ता है गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर जाता है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई जिन पर आप नज़र रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे कि आपको कब खरीदना है, कब बेचना है, और कितने टाइम के लिए रखना है, कितना मेरे को अपना कैपिटल लगाना है। अभी तो मैंने 20% का ही बोला है कि आपका टोटल अगर 1 लाख है तो 20% से ज़्यादा इसमें नहीं लगा। डोंट गो ओवर द बोर्ड, बिकॉज हालांकि इनकी सप्लाई लिमिटेड है, पर मान लीजिए निहारिका कल को कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आती है, ऐसा कहा जाता है कि 2,20,25,000 टन के करीब गोल्ड आज तक माइन हो चुका है। आपको मैं इंटरेस्टिंग डेटा दे देता हूँ। और ऐसा भी कहा जाता है कि 50,000 से 1 लाख टन तक गोल्ड अभी माइन होना बाकी है। इट्स स्टिल हिडन इनसाइड अर्थ, यू नो, वेयर यू नीड टू पुल इट आउट। सो इट विल लास्ट फॉर प्रॉब्ली 15-20 ईयर्स, बिकॉज हर साल 5 से 10,000 टन माइन होता है। तो 15-20 साल में गोल्ड खत्म हो जाएगा। तो पर पानी के नीचे बहुत सारा गोल्ड है, बट दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू माइन as per the technology available today.
टुमारो इफ सम टेक्नोलॉजी कम्स Absolutely. और अगर आप पानी के नीचे से गोल्ड निकाल पाए और सस्ते माइनिंग से निकाल पाए तो एकदम से सप्लाई बढ़ जाएगी, तो हो सकता है कि गोल्ड उस टाइम क्रैश कर जाए. सो बट एज ऑफ जो अभी आज स्टेटस है उससे गोल्ड बुलिश दिख रहा है, तो इसीलिए आई सजेस्टेड दैट नॉट मोर देन 20% ऑफ एलोकेशन. डोंट गो ओवर द बोर्ड. इमोशनल नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट को लेके कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये तो बहुत दे रहा है, निकालो सब पैसा उधर डाल दो. कर रहे हैं लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के गोल्ड में डाल रहे हैं, लोग रियल एस्टेट अपनी बेच के गोल्ड में लगा रहे हैं, लोग अपनी बैंक की एफडीज निकाल के गोल्ड में लगा रहे हैं. बहुत सारे लोग ऐसे मुझे मिलते हैं, जानता, तो उनको मैं बोलता हूँ कि आप ये क्या कर रहे हैं, व्हाई यू डूइंग दिस, यू टुमारो इफ इट फॉल्स व्हाट विल यू डू. गॉड फॉरबिड इट डजंट फॉल. हम तो यही प्रार्थना करेंगे मत किसी की मेहनत की कमाई ना डूबे, बट मल्टी एसेट एलोकेशन इज द मैजिक वर्ड. ओके. इसके अलावा आपने ETF बताया हमें. एक ETF है, एक SGB है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स. ये हैं क्या मतलब आप अगर हमें डिटेल में समझा पाएं, और दोनों में डिफरेंस क्या है? ETF तो निहारिका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं. ये एक बास्केट कुछ शेयर्स की बना दी जाती है और वो बास्केट ट्रेड होती है. और ऐसे ही गोल्ड एंड सिल्वर के भी ETFs हैं, वो फंड खाली गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं. मैं बता दूं कि ETF जो गोल्ड एंड सिल्वर के हैं, जो इसको एसेट मैनेजमेंट कंपनीज चलाती हैं, उनको जैसे ही आप ETF में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आपने 10,000 इन्वेस्ट किया, उनको 10,000 रुपए का गोल्ड या सिल्वर अपने वेयर हाउस में लेके रखना पड़ता है. ओके. तो इट इज बैक्ड बाय सॉलिड गोल्ड एंड सिल्वर. ऐसा नहीं है कि हवा में ट्रेडिंग हो रही. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अब बंद हो चुके हैं. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे जो उन्होंने निकाले थे, पर गोल्ड इंपोर्ट बहुत बढ़ गया. यहाँ पर हम 99% अपना गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, और गोल्ड की प्राइस बढ़ने से गवर्नमेंट ने जब उसको 8 साल बाद रीपे किया तो गवर्नमेंट को नुकसान हुआ, क्योंकि लोगों ने सस्ता लिया हुआ था, गवर्नमेंट हैड टू पे, और प्लस उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता था 2.5% साल का, और उस पर टैक्स एग्जेम्पशंस भी थी. सो आई थिंक इट वाज अ लॉस मेकिंग प्रपोजिशन एज फार एज गवर्नमेंट वाज. इट वाज पुटिंग प्रेशर ऑन द एक्सचेकर. तो इसलिए SGB को बंद कर दिया गया. पर SGB अभी भी शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं. कुछ लोग धीरे धीरे एक दो करके निकालते रहते हैं, किसी ने अगर लेना, हालांकि बहुत प्रीमियम पे हैं वो. सो SGB इज क्लोज्ड. ETFs आर क्वाइट पॉपुलर दीज डेज. तो ETF आप गोल्ड सिल्वर के भी और स्टॉक्स के भी ETFs होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स के ETF होते हैं. फार्मा सेक्टर का ETF होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर का ETF होगा. तो इस तरीके से बहुत सारे ETFs हैं जो कि स्टॉक मार्केट में. आप ये भी पूछ सकते थे कि ETF और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क है. म्यूचुअल फंड की जो NAV है वो दिन में एक बार निकलती है, जिसको नेट एसेट वैल्यू, जबकि ETF इज अ बास्केट ऑफ शेयर्स. वो बिल्कुल बाय एंड सेल, उनकी प्राइस घटती बढ़ती रहती है सारा दिन, जैसे शेयर्स की प्राइस बढ़ती है. So that is the difference between the three. So ETF, mutual fund and sovereign gold bonds. ठीक है. और गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे लोग गोल्ड बार्स में भी पैसा डालते हैं. तो क्या गोल्ड बार खरीदना इज अ बेटर आइडिया अगर हम ETF में नहीं जाना चाह रहे हैं? somebody is like not willing to go into that digital thing. वो चाह रहे हैं कि अगर हमने सोना खरीदा तो हमारे पास हो, हमें उसको देखना है, फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए, छू के देखना है कि हमने पैसा लगाया है इस पे. तो गोल्ड बार्स खरीदने और बेचना, इज इट गुड कि उसमें भी कुछ कटौती होती है जब आप खरीदते या बेचते हैं? नहीं, गोल्ड बार्स अगर, क्योंकि वो 24 कैरेट की होती है, उसमें कोई कटौती नहीं. तो गोल्ड बार्स में निहारिका अभी जो हमने बात करी वो दिक्कत होती है कि उसको आप रखेंगे कहाँ, संभालना सही नहीं. बिकॉज आप घर पे रखा है तो आप बाहर जा रहे हैं, पीछे टेंशन रहती है, घर में वहां रखा हुआ है, और लॉकर की हम बात कर ही चुके हैं. सो स्टोरिंग दिस हार्ड फॉर्म ऑफ गोल्ड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट मेक्स यू फील स्लीपलेस एट नाइट्स. तो इसलिए ये ETF पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि आप जब जहाँ ही थोड़ा बड़ा होगा अमाउंट तो आपको चिंता होनी शुरू हो जाएगी यार, बिकॉज इट्स नॉट सेफ. अच्छा, आप साथ भी कैरी नहीं कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी मुश्किल है. तो इसलिए मुझे लगता है, होते तो वो 24 कैरेट हैं, इसलिए मुझे लगता है कि जब बियॉन्ड अ लिमिट यू शुड गो फॉर ETFs. ओके. एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होता है? सिल्वर में भी इसी तरीके से होता है. ETF सिल्वर के भी ETFs हैं. तो सिल्वर को तो हार्ड फॉर्म में और मुश्किल है, क्योंकि सिल्वर तो किलो का हिसाब चलता है. तो आप सोचिए, अगर आपने 5 किलो, अब आज 2 लाख है और आपने 10 लाख रुपए का, तो 5 किलो जब आप उठा के भी चलेंगी तो आपको कोई हेल्प चाहिए होगा. यू विल नॉट बी एबल टू कैरी इट विद यू. चाहे आपको रखने की जगह हो भी तो इधर से उधर, इस कमरे से उस कमरे में भी रखना होगा, तो आपको किसी को बुला के रखवाना पड़ेगा, बिकॉज इट विल बिकम वेरी हेवी. That is why silver ETFs are also doing very well, and silver has done phenomenally well because silver की एक additional feature ये है, जैसा मैंने बताया, उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड है. एक तो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, एक इंडस्ट्रियल डिमांड है. और सिल्वर में सट्टेबाजी बहुत होती है इंटरनेशनल लेवल पे. मैं बता दूं आपके फॉलोअर्स भी और दर्शकों को कि ये गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस 2 इंटरनेशनल सेंटर्स है जहां से चलती है. इंडिया में तो उसी को देख के खोली जाती है. कॉमेक्स है न्यूयॉर्क में,
विच इज़ कमोडिटी एक्सचेंज वेयर गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस ओपन, और लंदन बुलियन मार्केट है। ये 2 जगह से गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस खुलती हैं। उसी को देख के हमारा जो सराफा बाजार है, ज्वेलरी एसोसिएशन हैं यहाँ पर, उसकी वेट करती हैं, क्योंकि हमारा टाइम डिफरेंस है उन लोगों से, अमेरिका से। तो जब यहाँ पर हमारी सुबह होती है तो उनकी मार्केट बंद हो चुकी होती है पिछले दिन की। उसके पिछले दिन की प्राइस है हमारा सराफा बाजार, उसको उनके आउंस होता है, हम लोग 10 ग्राम में नापते हैं। उस आउंस को हम 31-32 ग्राम के बीच का होता है, उसको हम 10 ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, डॉलर को हम रुपी में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पर प्राइस अगले दिन खोली जाती है। तो जो लोग सोचते हैं यहाँ प्राइस कैसे डिटरमिन की जाती है, इट इज़ बेसिकली ट्रेल्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत सारे अमीर लोग हैं जिनकी स्टेडी इनकम का सोर्स स्टॉक मार्केट हो चुका है, कि उन्होंने शेयर्स में जो पैसा लगाया हुआ है उनकी मैक्सिमम वेल्थ वहाँ से आ रही है, क्या गोल्ड हमारी स्टेडी इनकम का सोर्स हो सकता है? हाँ, अगर आप बहुत सारा जोड़ रहे हैं और आपने बहुत सस्ते प्राइस पे लिया है और आप बहुत अच्छा खासा आपने एक पोर्टफोलियो बना लिया है, बिल्कुल हो सकता है, हो चुका है बहुत सारे लोगों को। लॉट ऑफ पीपल आर गोल्ड रिच नाउ, बिकॉज जो लोग SIP गोल्ड की कर रहे थे पिछले 3-4-5 साल से, थोड़ा थोड़ा करके ले रहे थे, कुछ लोगों को शौक था वैसे ही, आज तो वो शौक उनका हिट हो गया है, बिकॉज यू नो दे हैव कलेक्टेड। पर लॉन्ग टर्म में हो सकता है, अगर आप धीरे धीरे करके अपना ETF बिल्ड कर रहे हैं और गोल्ड इसी रफ्तार से भागता रहा। उनकी देखिए, शेयर्स का मैंने क्यों कहा, शेयर्स का मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने जो शेयर्स पहले लिए थे वो शेयर्स कुछ का कुछ हो गए। इनफैक्ट लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, आप सुनते होंगे स्टोरीज, बहुत यंग स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने निहारिका बहुत थोड़े टाइम में दे बिकम बिलियनियर्स, यू मस्ट बी हियरिंग द स्टोरी। आज भी मैं किसी की स्टोरी पढ़ रहा था, उनका 10 रुपए का शेयर सडनली 500 रुपए का हो गया, 600 रुपए का हो गया। इसी प्रकार अगर आपने बहुत सस्ती दरों पे गोल्ड लिया हुआ है और कल को गोल्ड बहुत बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली इट विल ऐड टू योर नेट वर्थ। शेयर्स की रफ्तार से शायद नहीं, पर स्लो एंड स्टेडी वो बढ़ता ही जा रहा है। तो आई थिंक यस, व्हाई नॉट, दैट्स पॉसिबल। और क्या गोल्ड लोन लेना इज सेंसिबल, कि अगर हमें पैसे की कमी है तो जो बहुत सारे लोग अपना गोल्ड गिरवी रख के, अब तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी आ गए जो आपका गोल्ड लेकर आपको पैसा दे देते हैं, इज इट सेंसिबल? हाँ, उसमें फायदा ये हुआ है लोगों का कि जिन्होंने बहुत सस्ती दरों पे गोल्ड लिया हुआ था पहले। मान लीजिए किसी ने, मुझे कोई महिला मिली, उन्होंने कहा कि मैंने 1000 रुपए का उस टाइम बहुत ज़माने पहले गोल्ड लिया था, बहुत बुजुर्ग थी वो। तो उन्होंने कहा, उस समय आपने सुना होगा स्टोरी पर, हमारे ज़माने में तो 100 रुपए का 10 ग्राम होता था, 500 रुपए का, 1000 रुपए का 10 ग्राम। तो अगर आपका उस ज़माने का गोल्ड पड़ा हुआ है और आप उसको प्लेज करके लोन ले रहे हैं और आज वो मान लीजिए 10 लाख का हो गया है, तो आपका तो जो लोन का सिक्योरिटी है वो लिया कितने का था और उससे कितना गुना ज़्यादा आपने लोन ले लिया। सो इट इज़ गुड इफ़ यू, बट गोल्ड लोन, आई मीन लोन तो बहुत तरीके से लिया जाता है निहारिका। लोन इज़ अ सेपरेट डिस्कशन कि हम हाउसिंग लोन है, पर्सनल लोन ले रहे हैं, आप कार लोन ले रहे हैं, आप हॉलीडे का लोन ले रहे हैं, आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं, गोल्ड का भी लोन लिया जाता है। गोल्ड इज अ मैटर ऑफ प्लेज, गोल्ड का लोन आपको आसानी से मिल जाता है क्योंकि आप जाके गोल्ड रखेंगे, ज़्यादा कागजी कार्रवाई कम होती है, फटाफट वो मिल जाता है। तो गोल्ड लोन में एक कन्वीनियंस है। तो मुझे लग रहा है अगर आपका बहुत पुराना गोल्ड है, बहुत पहले का लिया हुआ और आज उसकी वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है और आप उसको जाके प्लेज कर देते हैं, तो आई थिंक दैट इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू बिकॉज इट इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ मनी, whereas the actual amount you had spent for getting that gold was very very nominal. Okay, and most of us are guilty of doing this. हम में से बहुत से लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, जो हमारी बातें सुन रहे हैं, सबके कोई ना कोई लोन चल ही रहा होता है जी। लोग अगर जानते भी हैं कि चलिए अगर एक फ़ोन भी उन्होंने नया लिया है 1 लाख रुपए का और उनको लगता है यार एक साथ भी दे सकते हैं, इससे बढ़िया है 10-10 हज़ार रुपये हर महीने कटवा देते हैं। तो अगर हम कभी भी लोन लेने की सोचते हैं तो हमें क्या चीज़ ध्यान में रख के, क्या कैलकुलेशन करके लोन लेना चाहिए? मान लीजिए कि हम गाड़ी के लिए लोन ले रहे हैं जी, और हम घर के लिए लोन ले रहे हैं, इन दोनों चीज़ों के लिए आप अपना फॉर्मूला बताइए। देखिए, जब तक लोन आपके लिए सरदर्दी ना बन जाए तब तक के लिए लोन में कोई नुकसान नहीं है। पर ज़्यादातर लोग गलती कर जाते हैं, वो लोन इतना ले लेते हैं कि वो सारी लोन, मैंने एक बड़ा टेलीविज़न नेटवर्क है, मैं नाम तो नहीं ले सकता, उस पर एक पॉडकास्ट की थी कुछ महीने, 2 महीने 3 महीने पहले। उसमें मैंने एक लाइव एग्जाम्पल दिया। उसमें क्योंकि जिन लोगों को समझ नहीं आया मैं ट्रोल भी हुआ, पर जिनको समझ आया उन्होंने उसको उनकी आंखें फट गई उसको सुन के। किसी की सैलरी 5 लाख 6 लाख रुपए महीना थी, गुड़गांव के CEO थे और उन्होंने जैसे ही वो CEO बने तो उन्होंने एक फैंसी गाड़ी खरीदी और फैंसी गाड़ी का मर्सिडीज़ थी, गाड़ी का नाम लेने में मुझे कोई एतराज़ नहीं, 60-70 हज़ार रुपये महीने की किस्त थी। उन्होंने एक घर भी अभी लिया तो नहीं था, पर उनको घर चाहिए था बिल्कुल एलीट जगह पर, पॉश जगह पर, तो वो ख़रीद तो नहीं सकते थे।
तो उन्होंने वहाँ पर एक 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने का रेंट, उनका 1.5-2 के बीच का था, वो रेंट पे ले लिया। तो आप देखिए 1.5-2 रेंट हो गया, 2 लाख तो सीधे सीधे यही हाँ चले गए। 70,000 रुपए गाड़ी में चले गए। अब 200 जब CEO बन गए थे, जहाँ जहाँ के रह रहे थे वहाँ बच्चे सारे एयर कंडीशन फैंसी स्कूल्स में पढ़ते थे, उनकी फीस ही 40-50 हज़ार रुपये जाने लग गई। अब घर पे जब आप रह रहे हैं तो उनकी पत्नी पहले तो खुद काम करती थी सारे, अब उनको 2-3 मेड्स चाहिए थी, वो 30-40 हज़ार वहाँ चलने शुरू हो गए। और भी मैं खर्चों की अभी लिस्ट बनाऊँ क्योंकि मेरे पास सारी थी। उन्होंने मुझसे एक दफ़े कहा कि हमारे पास मेरी सैलरी इतनी है 60 से 72 लाख रुपए साल की, पर मुझे कई बार किचन की ग्रोसरीज के लिए दिक्कत हो जाती है। बहुत हैरान करने वाली बात थी, बिकॉज यू जस्ट गो ओवर द बोर्ड। आप अपनी हैसियत से बाहर जाके जब काम करें, तो मुझे लगता है, आपके सवाल का मैं सीधा जवाब दूं, कि आपकी अगर सैलरी 1 लाख रुपए है तो आपका लोन 25-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऑल कंबाइंड टुगेदर, वरना आप अपनी लाइफ को मेस बना रहे हैं। आपको वो सुविधाएं तो होगा क्या निहारिका, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कार आपने ले ली, पर जैसे ही आप वो कार लेते हैं, उसका जो प्लेजर है वो कुछ टाइम में आपको वो कार चुभने लगती है। मेरा तो मॉडल पुराना हो गया, अरे देखो उसकी गाड़ी बेटर है। जब आपने लेनी होती है तो आप उस गाड़ी को कॉन्स्टेंटली उसका चिंतन करते रहते, काश ये गाड़ी मेरे पास आ जाए, काश ये मज़ा आ जाए, ये गाड़ी आ जाए। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स वर्क्स। जैसे ही आप लेंगे उसका प्लेजर तो घटने लग जाए, और उसकी EMI अगले 5 साल तक आपके साथ चिपक जाएगी, फिर आपको वो चुभने लगेगी। जैसे ही वो गाड़ी की जो फैंसीनेस है, जो गाड़ी का चार्म है, जैसे ही वो फीका पड़ेगा, वो EMI आपको चुभेगी, और फाइनेंशियली भी आपको चुभ सकती है, बिकॉज यू कुड बी हेविली अंडर डेट एंड यू विल नॉट बी एबल टू स्पेयर money for your important needs also. So therefore I think the right way is the loan should not be more than 30% of your total amount. सारा combined loan इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए कि उधार मत लीजिए, पर अगर लेना पड़ रहा है, no harm in taking it, but make sure that this cap is there. तो फिर आज के ज़माने में लोगों के लिए घर लेना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी बहुत अच्छा भी कमा रहे होंगे, तो 1-2 लाख रुपए महीना होगी जी, और 1-2 लाख महीना की सैलरी में, जिस हिसाब से आपने बताया कि 1 लाख पे अगर हम 25-30 हज़ार रुपए से ज़्यादा अपनी EMI ना करवाएं, ऑल कंबाइंड 2 लाख की सैलरी में हम बहुत ज़्यादा चले जाएंगे तो 50 हज़ार जी, तो अगर हम 50 हज़ार की EMI दे पाएँ तो 50 हज़ार की EMI जाने वाला तो आज की डेट में NCR में घर ही नहीं होगा, मुंबई में घर नहीं होगा, जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। अगर आप वहाँ पर 2 BHK भी लेना चाहें तो भी उसकी EMI किसी भी हालत में 50 हज़ार तो बनेगी ही नहीं, इंसान घर कैसे ले। तो निहारिका, इसमें ऐसा है कि 2 लाख अगर सैलरी है तो आपका टैक्स भी तो कट रहा होगा। आप टैक्स तो इफेक्टिवली तो आपकी सैलरी 2 लाख भी नहीं है, टैक्स काट के शायद 1.25 लाख या 1.5 लाख के आसपास वो आ जाएगी टैक्स, अगर डिपेंड करता है स्ट्रक्चर कैसा है। तो अब है तो है, अब क्या कर सकते हैं आप। अगर आप सोचते हैं कि 2 लाख रुपए वाला बहुत अमीर है और वो बड़े शहर में रहता है, तो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो डेफिनेशन है मिडिल क्लास की, वो डेफिनेशन पिछले कुछ सालों में चेंज हुई है, और यही नहीं, गरीबी की डेफिनेशन भी चेंज हुई है। और इसमें लोगों को ये लगता है कि भाई हम अब अमीर से गरीब हो गए। अगर ऐसा है तो है, बिकॉज सडनली यू फाइंड दैट यू आर नॉट एज रिच vis-a-vis द इनकम दैट यू आर हैविंग। तो आपको अपनी हैसियत के हिसाब से ही चलना है। आपकी बात का जवाब मैं सीधा दूं तो थोड़ा रुक जाइए और पैसे जोड़ने दीजिए, या अगली सैलरी इंक्रीमेंट का वेट करिए अगर आप चाहते हैं, वरना थोड़ा छोटा घर लीजिए, फिर यही 1 BHK ले लीजिए अगर 2 और उस हिसाब से अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी के रेट्स तो स्काई रॉकेट हो जाते हैं। मतलब जो फ्लैट हो सकता है कि आपने 2025 में जुलाई में देखा हो, अगर वो 2 BHK फ्लैट आपको, मैं भी वो भी आउटस्कर्ट्स की बात कर रही हूँ, मेन सिटी की भी बात नहीं कर रही हूँ, अगर वो आपको उस टाइम 80 लाख का मिल रहा था, तो आप अगर एंड ऑफ द अभी दिसंबर 2025 में जाके देखेंगे तो वो 1 करोड़ क्रॉस हो चुका होगा। सो उतना एक्सपोनेंशियली तो हमारी सैलरी भी नहीं बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दिस इज द मिडिल क्लास सिंड्रोम। यही एक समस्या है कि जब आपके पास पैसा आता है तो जो प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हो आपकी पहुंच से बाहर हो जाती है, फिर जब आप उस तक पहुंचते हैं तो दूसरी बाहर हो जाती है। आई थिंक लाइफ इज़ अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, मुझे लगता है निहारिका। अनलेस यू आर स्टिंकिंग रिच, या तो आप बहुत अमीर हैं, तो स्टिंकिंग रिच का तो ये होता है वो जो चाहे जब चाहे ले सकते हैं। पर अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो दिस इज़ द मिडिल क्लास सिंड्रोम। आपको हमेशा ही अपनी ज़रूरतों के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, कभी भी आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जो आप एस्पायर करते हैं, जो आपकी इच्छा। तो थोड़ी सी इच्छाओं को दबाना पड़ता है। वी कॉल दैट एज बीइंग फ्रूगल। फिर थोड़ा सा आपको कंजूसी से चलना पड़ता है कि आपकी सारी इच्छा तो वैसे भी निहारिका किसी की पूरी नहीं होती है। मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति ऐसा जिसकी जितनी उसकी इच्छाएं थी सब पूरी हो जाए, ऐसा तो होता भी नहीं है। So be it. Well, that is unfortunately that is true what you're saying. So there is no
फाइनेंशियल सोल्यूशन तो इसका एक यही है कि आप अपनी जो नेट वर्थ है, जो मैंने शुरू में बात करी थी जब हमने बातचीत करना शुरू किया था, अगर आप उसको बिल्ड कर लेते हैं तो वो आपकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि वो जो आपने कॉर्पस बनाया है, हो सकता है आपको लोन कम लेना पड़े, आपका कॉर्पस इतना बन जाए कि आप डाउन पेमेंट ज़्यादा कर दीजिए तो आपकी EMI कम हो जाएगी। इसीलिए मैंने स्टार्ट वहाँ से किया था और आपने सवाल भी वहीं से पूछा था कि हम पहले एक सोल्यूशन आपको दे देते हैं, तो बाकी आपकी जितनी समस्याएं होंगी उस सोल्यूशन की तरफ आप एरो कर सकते हैं कि यहाँ पर उसका हल है। सो आई थिंक द बेस्ट वे इज टू बिल्ड योर नेटवर्थ सो दैट यू डोंट हैव टू स्ट्रगल फॉर दीज बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर लाइफ। बट यू थिंक कि जितना बड़ा कमिटमेंट है घर खरीदना, पहले एक मोटा अमाउंट जो आपने जमा करके रखा है, आप उसको डाउन पेमेंट के तौर पर दे रहे हो और उसके बाद आप मिनिमम मान लीजिए 15 साल के लिए तो आप EMI के लिए बंध ही जाते हो, डू यू थिंक रेंट पे रहना ज़्यादा बेहतर है इन दैट सिनेरियो? अब मुझे लगता है निहारिका ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। अब आप ऐसी जगह रहना चाहते हैं जो कि बहुत एलीट है पर आपकी परचेज की पहुंच से बाहर है, तो फिर तो आपके सामने रेंट की ही चॉइस है, फिर तो कोई दूसरा चॉइस है नहीं। पर अगर आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होनी है, चलिए मैं इसका फाइनेंशियल आंसर भी दे देता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होनी है और तो फिर आपको प्रॉपर्टी लेके उसका EMI देना बेटर है, क्योंकि हो सकता है जिसका आप EMI दे रहे हो, अगर आज आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है और EMI देते देते वो प्रॉपर्टी 5-6 करोड़ की हो गई, तो फिर आपकी EMI आपको चुभेगी नहीं, फिर तो रेंट पे रहना समझदारी नहीं है। बट इफ फॉर वर्क रीजंस, स्टेटस रीजंस और यू डोंट वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी, फिर तो आपको रेंट पे रहना ही ठीक है। तो दिस इज ऑल अ गेम। पर रेंट पे रहने में सबसे बड़ी समस्या निहारिका क्या है कि आपको आजकल कोई भी लैंडलॉर्ड आपको बहुत दिन तक एक मकान में नहीं रहने देगा। सो योर लाइफ विल बिकम नोमैडिक, आपको बार बार फिर एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, विच इज अ वेरी टफ कॉल। एब्सोल्युटली वो आसान काम नहीं है घर को उठा के दूसरी जगह ले जाना हर दूसरे तीसरे साल, क्योंकि आजकल जो लीज करते हैं लैंडलॉर्ड वो 11 महीने की करते हैं और उसमें क्लॉज डाल देते हैं कि ये 1 साल बाद 11 महीने बाद रिन्यू होगी, 10% इंक्रीमेंट होगा और 2-3 बार तो वो रिन्यू कर देगा। उसके बाद उसको यहाँ खटका लगने लगेगा, मेरी प्रॉपर्टी कब्जा ना हो जाए, ये तो बहुत दिन से बैठ गए हैं, इनको तो बहुत पसंद आने लग गई है, यू नो, देन देयर आर लीगल थॉट्स व्हिच स्टार्ट स्ट्राइकिंग द लैंडलॉर्ड। सो इसलिए मुझे लगता है कि घर खरीद लेना इतना बुरा काम नहीं है, थोड़ा सा। और घर निहारिका जब भी आता है, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, आई हैव बीन इन फाइनेंस फॉर 35 years, आई एम आल्सो ऑथरिंग अ बुक कॉल्ड मनी मेड इजी व्हिच इज ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी, इट इज ऑन पर्सनल फाइनेंस। उसमें पर्सनल फाइनेंस का A to Z सब है। उसमें भी मैंने ये बात बोली है कि आपको घर जो है आपका, वो अल्टीमेटली आपको अपना घर अपना ही होता है चाहे वो बहुत पॉश लोकेलिटी में ना भी हो, चाहे वो छोटा भी हो। तो मुझे लगता है कि जो इमोशनल अटैचमेंट होती है घर के साथ, वो बन जाती है। भले ही आप उसको बाद में बेच दें, प्रॉफिट बुक कर लें, दूसरा ले लें, पर आई थिंक इट इज अ गुड आइडिया टू बी इन योर ओन हाउस and not to be on the rent for a very long time. In fact, your landlord will not let you stay in rent for a very long time. Okay, keeping in all the factors that are happening around us, आपको क्या लगता है कि जो बड़ी सिटीज है उनके अलावा सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी रेट्स किन एरियाज में स्काई रॉकेट होने वाले हैं? देखिए, एक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है। मैं यहाँ पर गुड़गांव का एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, NCR में, आप भी NCR में ही रहती हैं। वहाँ पर एक पर्टिकुलर बिल्डर है, हम नाम नहीं रहते, लेट्स नॉट गिव देम फ्री एडवर्टाइजमेंट, तो वो निकाल रहे हैं 100 करोड़ के अपार्टमेंट्स, आपने सुना होगा 200 करोड़ के, 100 करोड़ के अपार्टमेंट्स हैं। उसमें तो प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन, बिकॉज वो बिल्कुल ही इन इलास्टिक टाइप है, उसमें जब जो भी प्राइस बढ़ जाए कुछ उसको छोड़ देते हैं। मुझे लग रहा है कि जो बीच का सेगमेंट है वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर्टी रेट्स 2020 के बाद काफ़ी बड़े हैं। अब साइकिल जो चलती है प्रॉपर्टी की, उसके हिसाब से अब एक प्लेटो फेज ड्यू है और कहीं कहीं वो देखा भी जा रहा है, और प्लेटो फेज के बाद फिर थोड़ा स्लो डाउन भी होता है। तो अगर हम टियर 2 टियर 3 सिटीज़ छोड़ दें, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में अभी भी मुझे लग रहा है बहुत पोटेंशियल है, पर जो टियर 1 सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, इन सिटीज़ को लें तो यहाँ पर अब सैचुरेशन पॉइंट पे मामला पहुँच चुका है, और इन सिटीज़ में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अब उतनी अच्छी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। पानी की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, पोल्यूशन की समस्या है, बहुत सारी समस्या। लाइफ बिकम्स अ काइंड ऑफ अ मशीन, यू नो, इन दीज, सो दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ की वजह से बहुत सारे लोग अब टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में अपना घर बना रहे हैं, वहाँ पर इसलिए अप्रिसिएशन हो रही है।
तो मुझे लग रहा है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, और वहां पर आपका टिकट साइज भी कम है, तो वो हर किसी की पहुंच में है, हर किसी की नहीं तो मैं मानता हूँ ज्यादातर लोगों की पहुंच में है। हाँ। बड़ी सिटीज में तो अगर हम 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दिल्ली में बात करें तो शायद आपको प्रॉपर्टी मिलेगी ही नहीं, you will not find that property. So therefore I think it is better to look for appreciation also in tier 2 tier 3 cities. But अगर आप बड़े शहर की बात करें appreciation का जो आपने सवाल पूछा, then you will have to go to the ultra luxury segment which everybody cannot afford. तो मुझे लग रहा है वहाँ saturation है इस टाइम, और थोड़ी सी correction भी आने वाले समय में वहाँ आ सकती है। तो अगर कोई अभी घर लेने की सोच रहा है, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो बहुत सालों से पैसा जमा कर रहे होंगे, अगर आप कह रहे हैं कि एक प्लेटो देखने के लिए मिल सकता है, तो क्या उन्हें थोड़े दिन और होल्ड ऑन कर जाना चाहिए? जी, तो आपको जी। लगता है कब तक ये जो हम लोग एक प्लेटो की बात कर रहे हैं वो मुझे हमें लग रहा है देखना 2026 में प्रॉपर्टी प्राइसेस थोड़ी सी प्लेटो और कूल डाउन भी होंगी कहीं कहीं, ऐसा नजर आ रहा है। बट कुछ सेक्शन छोड़ देते हैं, एक तो हम अफोर्डेबल हाउसिंग को छोड़ देते हैं जो बहुत छोटा टिकट साइज है, क्योंकि देखिए बड़ा सिंपल फंड, जिस चीज के पीछे बहुत लोग या बहुत पैसा भाग रहा है, अल्ट्रा लग्जरी के पीछे बहुत पैसा भाग रहा है, तो वो बढ़ती रहती है, उसका असर नहीं होता रिसेशन का। और जो बहुत छोटा टिकट साइज है उसके पीछे बहुत लोग भाग रहे होते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ती रहती है। जो बीच का सेगमेंट है जो ज्यादातर लोग लेते हैं, वहां पर थोड़ा सा प्लेटो हमको दिख सकता है। लग्जरी सेगमेंट, मिडिल क्लास सेगमेंट, लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट में आपको प्लेटो लेवल, बिकॉज प्रॉपर्टी प्राइसेस निहारिका एक साइकिल चलती है, 5-7 साल की एक साइकिल होती है नॉर्मली, ऐसे देख तो 2020 के कोविड के बाद से ये साइकिल शुरू हुई, 2025 खत्म होने को है, तो मुझे लग रहा है कि 2026 से ये प्लेटो होना शुरू हो जाएगा। और ऑलरेडी मुझे कुछ प्रॉपर्टी मार्केट से स्लो डाउन की खबर आने लग गई है, तो वो न्यूज़ आने लग गई है, बहुत जगह से मुझे ये सुनाई देता है कि अब प्रॉपर्टी में वो बात नहीं है पहले वाली। तो मुझे लग रहा है वो लोग रुक सकते हैं, अगर आपने घर लेना है मे बी यू कैन वेट फॉर सम टाइम। 2026 की मंदी अगर आती है तो आने दीजिए, मंदी अच्छी बात तो नहीं है, आई वुड लव टू बी रॉन्ग हियर, बट अगर वो आती है तो इट माइट कूल डाउन द प्रॉपर्टी प्राइस। अच्छा, जिस तरीके से बहुत सारे लोग ये चीज़ हमें बताते हैं कि गाड़ी लेने का बेस्ट टाइम होता है कि आप महीने के एंड में जाइए, जितने भी आपके सेल्स पर्सन होते हैं उनके अपने टारगेट्स होते हैं, तो आपको बेटर डिस्काउंट्स देते हैं। या घर लेने के लिए भी ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है कि विच इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय अ हाउस? यू विल बी सरप्राइज कि इवन जो सेल्स पर्सन डेवलपर्स के भी हैं, उनको भी ये टारगेट्स मंथ एंड दिए जाते हैं कि आपने इस महीने इतना पूरा करना है, वहाँ भी होते हैं उनके डिस्काउंट्स, मुझे लगता है टाइम पर निकलते रहते हैं। और अब तो इतनी ज़बरदस्त सप्लाई आ रही है मकानों की, आप देखिए इतने, आप पेपर खोल के देखिए, यू विल फाइंड tons and tons of advertisements coming there, you know, यहाँ प्रॉपर्टी, ये amenities, वो amenities, people get confused, और सब futuristic हैं, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आपको ये बना के देंगे, वो बना के देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन अवेल, उनके डिस्काउंट ऑफर्स आते रहते हैं, यू कैन लुक फॉर दोज डिस्काउंट्स एंड इसमें ऐसा नहीं होता है, जनरली नहीं होता है। ओके, आई हैव अ रैपिड फायर सेशन फॉर यू। व्हाट डू यू थिंक, बचाना पैसा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है या उसे इन्वेस्ट करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है? बचाना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मंथली बजट इंपॉर्टेंट है या ओवररेटेड है? मंथली बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सैलरी आते ही सबसे पहले एक्सपेंसेस निकाल के अलग कर देने चाहिए या फिर अपनी सेविंग सबसे पहले निकाल के अलग कर देनी चाहिए और बचे पैसे से एक्सपेंसेस? मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, सबसे पहले आपको 20% निकाल के एक तरफ कर दीजिए, 80% में गुजारा करिए। ओके, क्रेडिट स्कोर ये इंपॉर्टेंट है या फिर ओवररेटेड कॉन्सेप्ट हो चुका है आज के ज़माने में? किस चीज़ का? क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर ओवररेटेड मुझे लगता है, और जो लोग लोन लेते हैं उनको बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं इसको लेके। आई थिंक इट इज़ अ बिट ओवररेटेड, और यही नहीं, उसकी जो कैलकुलेशन है उस पर भी कई बार सवाल उठाए जा चुके हैं। ओके, गोल्ड ज्वेलरी आज के ज़माने में एक एसेट है या फिर लाइबिलिटी है? नहीं, ज्वेलरी तो एसेट ही रहेगा, हाँ, पर वो एसेट में इम्प्योरिटी मिली हुई है और मेकिंग चार्जेस मिले हुए हैं। अच्छा, दोस्तों से पैसे उधार लेना इज गुड आइडिया और बैड आइडिया? अगर आपको इंटरेस्ट फ्री दे रहे हैं तो इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। और दोस्तों को पैसा उधार देना, इज इट अ गुड आइडिया और अ बैड आइडिया? अब दोनों सवाल क्योंकि एक जैसे हैं, अगर आप दोस्ती बिगाड़ना चाहते हैं तो दोनों काम करते रहिए। ठीक है, घर पर कैश रखना, इज इट सेफ और इज इट अ बिग रिस्क? मोस्ट अनसेफ। फाइनेंशियल एडवाइसेस आजकल यूट्यूब पे मिलने लगी हैं, सोशल मीडिया पे मिलने लगी हैं, और बहुत सारे लोग अपने आप को सेल्फ क्लेम्ड फाइनेंशियल गुरुज इन्फ्लुएंसर्स। ओके, सो इज इट हेल्पफुल या इज इट मिसलीडिंग, या आप उनसे टिप्स ट्रिक्स ले सकते हो बट यू हैव टू रैशनलाइज इट? Only if that influencer is registered, हाँ. only if that influencer has a history and is recognized. Otherwise, no. SEBI has already given a warning that you should. In fact, SEBI ने एक अलग एजेंसी बना दी है, उसका नाम है परवा, which is Past Data Risk Return Verification Agency. इन्हीं लोगों के लिए बनाई है, तो अगर वो recognized है, उसका credibility है तभी, वरना नहीं। ओके,
आपने रिसेशन की बात की और अब मैं उसके ऊपर तसल्ली से बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप हमें समझाइए कि रिसेशन होता क्या है, क्योंकि रिसेशन किसी को भी, कोई भी इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में नहीं लेता है। रिसेशन क्या होता है, रिसेशन आने पे क्या होता है और रिसेशन के लिए तैयारियां क्या करनी ज़रूरी है? रिसेशन होता है जब इकोनॉमिकली स्पीकिंग दुनिया में जो बिजनेस एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी स्लो डाउन होने लगती है। ठीक है। कंपनीज की सेल्स कम हो जाती है, उसकी वजह से लोगों की सैलरीज कम हो जाती हैं, लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, जीडीपी रेट गिर जाता है, टैक्स कलेक्शंस गिर जाती है, बहुत सारे इसके सिम्टम्स में बताऊं तो शायद बाकी का टाइम उसी में चला जाए। ओवरऑल इकोनॉमिकली बहुत सबड्यू हो जाता है, फाइनेंशियली जो मनी का सर्कुलेशन है वो भी कम हो जाता है। तो ये तो रहा कि रिसेशन क्या होता है। अब आपका दूसरा सवाल फिर से बताएंगे मुझे कि रिसेशन क्या होता है, रिसेशन के जो आपने बताया, मैंने रिसेशन symptom- आने पर क्या करना चाहिए हमको? ये क्या बहुत plan अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। जब रिसेशन आए तो अगर आपको उसकी आहट सुनाई दे जाए तो अपने बड़े खर्चों को रोक दीजिए। आपने को बड़ी परचेज करनी है, बड़ी स्पेंड करनी है, उसको पोस्टपोन अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए। सबसे बड़ी बात, अपनी नौकरी के बारे में बहुत पॉजेसिव हो जाइए। अपनी नौकरी को बहुत कैजुअली मत लीजिए, क्योंकि अगर वो चली गई तो हो सकता है दोबारा मिलने में आपको बहुत दिक्कत आए। डोंट टेक योर जॉब टू कैजुअली, बी पॉजेसिव अबाउट योर जॉब। ये दूसरा काम करना चाहिए। और दूसरा, अपनी सेविंग्स को रिस्की एसेट्स में, रिसेशंस में नहीं लगाना चाहिए। अगर रिसेशन में, रिस्की एसेट्स में अपना एक्सपोजर कम कर दीजिए, क्योंकि अगर पैसे डूबते हैं तो आपको बहुत पेन होगा, बिकॉज योर इनकम फ्लो हैज ऑलरेडी गॉन डाउन। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ सैलरी कट अगर होता है। और अगर जॉब चली जाती है रिसेशन में तो उससे निराश नहीं होना चाहिए। जो हमने शुरू में बात करी थी, अगर वो 20% आपका कॉर्पस बन रहा है, वही आपका काम आएगा अगर जॉब चली जाती है। और अगर जॉब चली जाती है, ज़रूरी बात, मुझे लगता है उसको ज़िंदगी में एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, क्योंकि वो गई हुई जॉब आपको एक मौका दे रही है कुछ अपना शुरू करने का। आई एम अ स्टार्टअप मेंटोर ऑल्सो। मैं करीब 200 स्टार्टअप्स को मेंटोर करता हूँ, इंडिया और यूएस में वो लोकेटेड हैं। और मुझे लगता है ये उन सब लोगों की ये स्टोरी है। किसी की जॉब गई थी, किसी ने जॉब छोड़ी। अगर वो जॉब ना छोड़ी होती या ना गई होती तो कभी भी आज वो मल्टी मिलियन या मल्टी बिलियन डॉलर स्टार्टअप नहीं बना पाते। तो जॉब जाने पे निराश नहीं होना चाहिए, जॉब जाने पे उदास नहीं होना चाहिए, जॉब जाने पर दुखी नहीं होना चाहिए। जॉब जाने पर आपको एक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए कि शायद हमसे नियति ये कह रही है कि अपना कुछ शुरू किया जाए। एंड दिस कुड बी द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। ओके, दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज पॉडकास्ट, क्योंकि आपने शुरू में ही हमें बताया था कि आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ही इम्पेशेंट है। हमें बहुत खुलबुलाहट होने लगती है, यार 10 साल के लिए पैसा यहाँ डाल के छोड़ देंगे, कैसे हम अपना इतना पैसा भुला दें, ये है सो है। इसके अलावा आजकल के लोग काम भी नहीं करना चाहते, हमें अर्ली रिटायरमेंट चाहिए। हम लोगों ने ये शब्द ही अभी के ज़माने में सुना है। हम लोगों के पिताजी लोग आज भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे जिनके ग्रैंड पेरेंट्स अपना बिजनेस है, तो वो लोग भी आज तक अपनी फैक्ट्रीज में, अपनी दुकान पर जा रहे होंगे। लेकिन ये जो अर्ली रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सारे मिलेनियल्स और जेनजीज की लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ है। सो अर्ली रिटायरमेंट कितना अर्ली होता है, अर्ली रिटायरमेंट के लिए प्रेपरेशन कब शुरू करना है हमें, और कब हमें ये फील हो जाना चाहिए कि नाउ वी आर इन अ गुड स्पेस कि हम अर्ली रिटायरमेंट ले सकें? दिस इज कॉल्ड फायर, FIRE, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। फायर बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जेन जी और मिलेनियल्स की बात कर रहे हैं, 40-45 तक वो लोग काम करना चाहते हैं, उसके बाद दे वांट टू एंजॉय लाइफ। पहली बात तो अभी 40-45 के हुए नहीं है, वो एक फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे हैं। मैं उनसे तब पूछूंगा जब वो 40-45 के हो जाएंगे, बिकॉज द लस्ट टू अर्न मनी, Niharika, never ends. Absolutely. So I think it's a very imaginary concept. I'm not criticizing them. It's a very futuristic concept. पर आपने पूछा है तो मैं जवाब जरूर दूंगा। अगर आप वाकई में रिटायर होना चाहते हैं तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपकी 40-45 साल में ज़रूरतें क्या होंगी, आपके खर्चे कितने होंगे। पता लगा आपने 1 लाख रुपए महीने का अपना कोई सेकेंड इनकम, पैसिव इनकम बना ली। आज आप मान लीजिए 30 साल के हैं और आप 45 में रिटायर होना चाहते हैं। आपने कुछ अपना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके कहीं कोई मकान किराए पर दे के आपकी 1 लाख रुपए की इनकम बन गई। बट when you're 45, that 1 lakh may look like 10,000 rupees. Absolutely. So therefore, रिटायरमेंट की प्लानिंग जो है उसमें फाइनेंशियल मैकेनिक्स इन्वॉल्व है। आपको ये देखना पड़ेगा कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी। आज जो 5 लाख दिख रहा है वो साहब जब आप 45 के होंगे तो 5 लाख नहीं होगा।
वो शायद 50,000 रुपये दिखाई देगा. सो यू हैव टू बी वेरी फ्यूचरिस्टिक. उसको हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं. डिस्काउंटिंग कैश फ्लो फैक्टर लगाया जाता है, उससे कैलकुलेट किया जाता है. बट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू रिटायर अर्ली, योर लास्ट क्वेश्चन हैज़ टेकन मी टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज सेविंग इज द आंसर टू दैट. अगर आप रिलीजियसली सेव कर रहे हैं, डिसिप्लिन तरीके से सेव कर रहे हैं, अपना कॉर्पस बना रहे हैं, तो आप कुछ इस पे कभी और आपसे चर्चा करेंगे कि कैसे वो तरीके हैं जिससे हम फिक्स्ड इनकम रिटर्न निकाल सकते हैं. कौन आप से वो हमें बताइए, बिल्कुल बताइए. मैं चाहता हूं कि कुछ अगली बार के लिए भी बचा के रखा जाए. और तो आप अगर फिक्स्ड इनकम बना लेते हैं, हाँ. तो देन यू कैन प्रोबेबली कंसिडर, बट दैट विल ओनली, यू शुड रिमेंबर, इट विल कम आउट ऑफ योर ओन कॉर्पस. आपके ही बनाए हुए कॉर्पस से वो आपका बनाया हुआ कॉर्पस ही आपको रिटायर करने में मदद करेगा. तो पूरा कैलकुलेट करिए कि मेरे पास कितने साल हैं, मैं कौन से साल में रिटायर होना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और मेरे आज के खर्चे क्या हैं, मेरे उस समय के खर्चे क्या होंगे, और क्या ये आज की मेरी बनाई हुई कॉर्पस मुझे उस टाइम उतना रिटर्न देगी या नहीं देगी. This is where the answer lies. So I will leave some questions as suspense on the climax. I will like to leave at climax so that people then connect for the next time when we'll tell them that how is this calculation made. Thank you so much. Thank you for all this insightful information. क्योंकि हम लोग पैसा कमा लेते हैं ना, हमें पैसा बचाना आता है ना, इन्वेस्ट करना आता है ना, पैसे से पैसा बनाना आता है, और फिर हम लोग कहते हैं यार पूरी जिंदगी लग गई पैसे कमाने में, ना हम लोगों के पास प्रॉपर्टी है, ना हमारे पास अच्छी गाड़ी है, गाड़ी की ईएमआई अभी भी चल रही है, घर अगर खरीद लिया तो उसकी ईएमआई देने में कमर टूटी जा रही है. सो आई एम श्योर कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपके ये सारे जो दुविधाएं होंगी उनसे आपको थोड़ी सी राहत मिली होगी. आपने इन सारी जो बातें हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस की उसके अगर नोट्स बनाए हों तो नोट्स को नीचे कमेंट सेक्शन में भी डाल देना, ताकि बाकी लोग भी उसको पढ़ लें, उनकी हेल्प हो जाए, आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हुए चलेंगे. अगर आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अपनी फिनेंशियल नॉलेज के हिसाब से, आपके टैक्सेशन के लिए, या फिर कैसे सेविंग करें एसआईपी में, म्यूचुअल फंड्स में, बिकॉज बहुत से टॉपिक्स हैं फिनेंस के बारे में जो आज हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए हैं, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में डिस्कस कर लेंगे. आपके जो भी सवाल हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. आई विल मेक श्योर कि मैं शरद सर को फिर से पकड़ूं, उनसे ये सारी बातें हम लोग फिर से करें. अभी के लिए बस इतना ही है. जाने से पहले आप हाई बाय निहारिका को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच सर. माय प्लेजर. थैंक यू.